हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लॉजिस्ट। तो जैसा आप सबको पता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एक नया नोटिफिकेशन फॉर सीजीएल 2012 एग्जामिनेशन आ चुका है। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं पहले डिस्कस करना चाहता हूँ कि सबसे पहली बात है, ये कम्प्लीटली फ्रेशर्स के लिए है, जो पहली बार कोई गवर्नमेंट का एग्ज़ाम दे रहे हैं या आज से पहले उन्होंने कोई पेपर नहीं दिया है, अभी अभी शुरू करा है गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तरफ जाना और पहली बार ही फॉर्म भर रहे हैं। उनको कुछ नहीं पता सीजीएल एग्ज़ाम में क्या होता है या फिर इतनी चीज़ों के बारे में नहीं पता है ना? इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद क्या है? बहुत सारे चेंजेस किए हैं इस बार। सीजीएल के एग्ज़ाम में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने बहुत सारे चेंजेस किए हैं। तो उन चेंजेस को हम धीरे-धीरे बड़े सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे। अगर उसके बाद भी आप लोगों को कोई दिक्कत होती है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या फिर हमें टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में रहेगी, ठीक है? बस ध्यान रखना। और वो लोग जो बहुत बार एग्ज़ाम दे चुके हैं, वी दोज़ हू आर नॉट फ्रेशर्स, मतलब 1-2 बार वो पेपर दे चुके हैं, उनको ये जानना है कि सिर्फ़ चेंजेस क्या-क्या हैं। तो यहाँ कहीं पे आई बटन आता है ना? इस आई बटन पे आपको इसका जो वीडियो जिसमें सिर्फ़ चेंजेस हैं, छोटा-सा वीडियो है, आपका ही टाइम बचेगा, वो देख सकते हो, वरना ये भी देख सकते हो। इसमें कुछ चीज़ें क्या पता आपको नहीं पता हों, है ना? हो सकता है। तो शुरू करते हैं। एग्ज़ाम की जो फॉर्म है ऑनलाइन सबमिट होंगे। सब कुछ आजकल ऑनलाइन है, तो ये भी ऑनलाइन ही सबमिशन होगा। मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। ऑनलाइन सबमिशन हो कब से शुरू हुआ है? 17 तारीख से, ठीक है? 17 सितंबर से। लास्ट डेट है 8 अक्टूबर। लेकिन इस लास्ट डेट से पहले ही भर देना फॉर्म, है ना? इस डेट से पहले ही भर देना, बाद में दिक्कत आती है, वरना सर्वर डाउन हो जाता है कभी-कभी, ठीक है? रिस फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 8 तारीख। ऑनलाइन पैसे जमा कराने की लास्ट डेट है 9 तारीख। 9 तारीख तक आप पैसे जमा करा सकते हो। चालान जनरेट करने की, अगर आप ऑफलाइन जमा कराना चाहते हो, वैसे कोई नहीं कराता आजकल, लेकिन फिर भी मान लो, है ना? ऑप्शन है हमारे पास। अगर आप ऑफलाइन जमा कराना चाहते हो तो आपको चालान जनरेट करना पड़ेगा, और उस चालान को जनरेट करने की लास्ट तारीख भी 8 ही है। बट चालान के थ्रू पैसे जमा कराने की लास्ट तारीख है 10 तारीख। मतलब ऑफलाइन कराओगे तो 10 तारीख तक करा सकते हो, ऑनलाइन कराओगे तो 9 तारीख तक कराना पड़ेगा। इस बार सबसे पहला चेंज जो एसएससी ने दिया है, वो 2 दिन के लिए 12 और 13 तारीख को पोर्टल खोलेगा, जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो, अपने एप्लीकेशन फॉर्म में मान लो आपने गलत भर दिया। वैसे नॉर्मली लोग भरते नहीं है, लेकिन हो जाती है गलती, है ना? तो उसको आप चेंज कर सकते हो, ठीक है? इसकी फ़ीस है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे, कितनी फ़ीस लगती है, क्या लगती है, देखेंगे अभी, ओके? टेंटेटिव डेट जो है टियर 1, इस बार 2 ही एग्ज़ाम है, ध्यान रखना, टियर 1 एंड टियर 2, ये भी एक चेंज है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। पहला पेपर जो होगा उसकी डेट है दिसंबर 2022 के अंदर, कभी भी हो सकता है, टेंटेटिव है। दिसंबर में होगा या फिर उसके बाद में होगा। अभी जो सीजीएल का या फिर एसएससी का जो चल रहा है ना, उसके हिसाब से दिसंबर में होना है। फिक्स है दिसंबर में, मान के चलो। मतलब अभी क्या चल रहा है? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। मतलब आपके पास मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 महीने, ओनली 3 मंथ्स। इस 3 मंथ्स में आपको टियर 1 की अच्छी प्रिपरेशन करनी है, टियर 2 की भी प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि ये भी मुश्किल से 1-2 महीने में हो जाता है। ये दिसंबर है तो इसको फ़ेब मान के चल लो। हो सकता है मार्च भी हो जाए, हो सकता है अप्रैल भी हो जाए, बट हम 2 महीने मान के चलेंगे। मतलब आपको सिर्फ़ 5 महीने पढ़ना है, और ऐसे पढ़ना है कि बस इस 5 महीने में मेरा सिलेक्शन हो जाए, है ना? ठीक है? थोड़ा थोड़ा इसके अंदर टाइम दो। इस चीज़ को टाइम दो। आपको 5 महीने में, ये 5 महीने मेहनत कर लोगे, फिर बाद में वापस मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और इस बार जो वैकेंसीज़ हैं, वो लगभग 20,000 है। 20,000 वैकेंसीज़ बहुत होती हैं। पक्का सिलेक्शन होगा सबका जो पढ़ेगा। चक्कर क्या है, इस पेपर को बताऊँ कितने लोग देते हैं? 20 लाख। इतने रजिस्ट्रेशन होते हैं। देने चाहे 5 लाख आएँ, 10 लाख आएँ, इसके बीच में ही आते हैं। 20 लाख ऑन एन एवरेज, 20 लाख लोग फॉर्म भरते हैं पूरे इंडिया में। सीट्स कितनी है? 20,000। ठीक है, देख रहे हो कितना परसेंट हो गया, है ना? तो आपको इस टॉप 20,000 में आना, तब जाके आपको सीट मिलेगी। और उसके अंदर भी आपको जो सीट चाहिए, मतलब आपको मान लो कोई अच्छी सीट चाहिए, है ना? बहुत सारे इसमें वैकेंसीज़ हैं, हम देखेंगे आगे, बहुत सारी पोस्ट हैं। उनमें से आपको बेस्ट पोस्ट चाहिए तो टॉप में आना पड़ेगा, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। ये 5 महीने दे दो खुद को, बस खत्म, फिर सब हो जाएगा आपका। ये देखो यहाँ पे पोस्ट की डिटेल है। सबसे बढ़िया पोस्ट होती है इसमें जिसमें सैलरी ज़्यादा है। सैलरी के हिसाब से बढ़िया है ना, बाकी चीज़ें अलग होती हैं कि आपको घर के पास चाहिए, घर से दूर चाहिए, या फिर आराम की जॉब चाहिए, ज़्यादा लफड़ेबाजी नहीं चाहिए, या फिर नंबर कम आ गए तो फिर जो मिल जाए वो सही। हर कोई अलग अलग होता है। सबसे बेस्ट जॉब एज पर सैलरी एंड पर्क्स, सैलरी किसकी है सबसे ज़्यादा? इन लेवल 8 वालों की, डबल ए।
ठीक है। फिर उसके बाद में आता है पे लेवल 7। इसमें ज़्यादातर पोस्ट पे लेवल 7 के अंदर ही देखोगे आप कौन कौन सी हैं, बहुत सारी हैं, देख लेना आप आराम से, नोटिफिकेशन डाउनलोड करके चेक कर सकते हो कौन कौन सी पोस्ट हैं। और यहाँ पे इनकी एज लिमिट भी दी हुई है। मैक्सिमम पोस्ट की है 30 साल से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए कोई, लेकिन कब से अभी हम देखेंगे, एज लिमिट को हम बाद में डिस्कस करेंगे, है ना। ठीक है, ये इनकी एज लिमिट है, आपको देखना होगा कि आपकी एज किसके अकॉर्डिंग है तो ही आप दे सकते हो। पे लेवल 6 है, फिर थोड़ा कम, फिर 5 है और फिर 4 है। पे लेवल 4 यहाँ पे लास्ट है। ये हमारी पोस्ट है, टोटल 35 पोस्ट है, बहुत पोस्ट होती हैं। इसके बाद में एक चीज़ ध्यान रखनी है, जितनी भी पोस्ट हैं उनमें से कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिनके अंदर फिजिकल ट्रेनिंग, मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड्स आपको फॉलो करने, मतलब आपका फिजिकल और मेडिकल दोनों होंगे, फिजिकल टेस्ट होगा और मेडिकल टेस्ट होंगे, दोनों होंगे। अगर आप इनमें फेल हो गए तो आपको कोई भी पोस्ट नहीं मिलेगी। समझ में आया। मान लो आपको जैसे इसके अंदर दे रखा है इंस्पेक्टर एंड सब इंस्पेक्टर इन CBN, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मतलब हमारे पास एक्साइज में हो, इनकम टैक्स में हो, किसी में भी आप इंस्पेक्टर लगे हैं, आप सब इंस्पेक्टर लगे हैं, ये CBI में लग गया मान लो, है ना। तो इसके फिजिकल और मेडिकल टेस्ट आपको देना पड़ेगा। आपका सिलेक्शन हो गया है, आप बन गए एज पर, मतलब SSC ने आपको बना दिया, आप इंस्पेक्टर बन गए। बट जैसे ही आप फिजिकल और मेडिकल देने गए, किसी एक में फेल हो गए तो आपकी पोस्ट गई। तो अगर आपको ये फॉर्म भरना है तो इसके लिए एनेक्शंस दिए हुए हैं, हम इनको लास्ट में डिस्कस करेंगे। एनेक्शन नंबर दिया हुआ है यहाँ पे, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। 17-18 नंबर का एनेक्शन हम लास्ट में पहुंचेंगे, तब देखेंगे एक्चुअल में कौन कौन से फिजिकल मेडिकल टेस्ट है। बहुत सिंपल होते हैं, हर कोई ज़्यादातर फिट होता है, बट भगवान न करे किसी का ना हो तो फिर ये तरीका, मतलब आपकी पोस्ट गई। ठीक है, अभी क्या है, डबल AO जो हमने बताया था टॉप मोस्ट पोस्ट, है ना, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर है, फिर असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। ये जो पोस्ट है, इन पोस्ट के लिए कुछ एसेंशियल क्वालिफिकेशन चाहिए, हम देखेंगे आगे क्या क्या है। अगर आप उसमें कॉमर्स बैकग्राउंड से हो और आप इस पोस्ट को पा लेते हो, मतलब आपका सिलेक्शन इस पोस्ट में हो जाता है, तो आपकी पोस्टिंग ऑल इंडिया बेसिस पे कहाँ पर होगी, जहाँ पर कॉमर्शियल कोई काम रहता है, मतलब आपको आपकी स्ट्रीम का ही काम मिलेगा। क्योंकि हमने BCom भी करी है, बैचलर डिग्री करी है कॉमर्स में, कॉमर्स से रिलेटेड ही हम सरकारी काम कर रहे हैं। सोचो कितनी अच्छी बात है ना, अगर आपके पास कॉमर्स की डिग्री है तो। अदरवाइज़ कहीं पे भी ऑल ओवर इंडिया बहुत सारी गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट्स होते हैं, किसी में भी भेज सकते हैं। इतना क्लियर हो गया आपको। कब कब डेट्स हैं हमने वो पढ़ा, वो देखा हमने, कौन कौन सी पोस्ट हैं आप देख लेना, आराम से दिख जाएगा आपको। ठीक है, अब हम देखेंगे वैकेंसीज, इसमें कितनी कितनी वैकेंसीज हैं और कैसे सिलेक्शन होता है वैकेंसीज में। देखो गवर्नमेंट ने, मतलब CGL ने, SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने खुद कहा है 20,000 वैकेंसीज हैं अप्रोक्सीमेटली, पहली बार आई हैं 20,000 वैकेंसीज, बहुत ज़्यादा होती हैं 20,000 वैकेंसीज, है ना, इतनी वैकेंसीज हैं। और इसमें रिजर्वेशन भी है, SC ST OBC, इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस का, एक्स सर्विसमैन का, फिजिकल डिसेबिलिटी वाले जो लोग हैं उनके लिए, सबके लिए सारे रिजर्वेशंस हैं। बट जो एक्स सर्विसमैन है, ESM जो है एक्स सर्विसमैन, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ ग्रुप C की पोस्ट हैं। ध्यान रखना, वो ग्रुप B या फिर इसमें ग्रुप B एंड ग्रुप C होती है। पहली बात तो जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होता है, इसमें कौन सी पोस्ट है हमारे पास, ग्रुप B एंड ग्रुप C। अगर आपको ग्रुप A पे जाना है तो आपको क्या देना पड़ता है इसके लिए, यूपीएससी करवाता है ग्रुप A का, है ना। SSC किसका करवाता है, ग्रुप B एंड ग्रुप C का। तो हमको ग्रुप B एंड ग्रुप C में जो ग्रुप C की पोस्ट है, सिर्फ और सिर्फ एक्स सर्विसमैन वही भर सकते हैं, उसके अलावा कोई पोस्ट नहीं भर सकते। ठीक है, जैसे ये ग्रुप B है, ये ग्रुप B यहाँ पे लिखा है ग्रुप, जैसे ग्रुप C है इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, ये भर सकते हैं एक्स सर्विसमैन। इसके अलावा नीचे वाली जो है वो सब ग्रुप C है ना, वो सारी पोस्ट एक्स सर्विसमैन भर सकते हैं, उसके अलावा कोई नहीं भर पाएंगे। क्लियर है इतना। बाकी थोड़ी बहुत इसमें रूल्स रेगुलेशन ऐसे ऐसे करना है, हम पूरा नहीं पढ़ेंगे इसको, हम वो देखेंगे जो हमारे काम की चीज़ें, नॉर्मली एक पर्टिकुलर, मतलब हर जनरली हर किसी के काम आ जाए जो वो चीज़ें। नेशनैलिटी इंडियन होना तो आपको कंपलसरी है ना, या फिर इसके अलावा भी आप कुछ हो सकते हो, नेपाल भूटान के तिब्बतियन रिफ्यूजी हो, तो इसके अंदर लिखा है क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, नाउ कम्स एज लिमिट, जो हमने बोला था ना कि नॉट मोर देन 30 ईयर्स, नॉट मोर देन 27 ईयर्स, नॉट मोर देन 32 ईयर्स। तो ये कब 30 साल आपके कब होंगे, इस तारीख को। इस तारीख को अगर आपको 30 साल से कम एज है तो आप ये वाले फॉर्म भर सकते हो, 27 से कम है तो ये सारे भर सकते हो, 32 से कम है तो ओनली जिसमें 32 ईयर्स मैक्सिमम है उसको भर सकते हो, है ना। ठीक है, ये दे रखी है आपकी डेट ऑफ बर्थ, इसके बीच में होनी चाहिए, इसका मतलब आप 27 साल के, 18 से 27 के बीच में माने जाओगे। ये डेट ऑफ बर्थ दे रखी है, इसका मतलब आप 20 से 30 के बीच में माने जाओगे। ऐसे ऐसे दे रखा है। ठीक है, समझ में आ गया। इसके अलावा एज रिलैक्सेशन में भी मतलब एज के अंदर भी थोड़ा रिजर्वेशन है, रिलैक्सेशन है।
कैटेगरी वाइज। SC ST में आते हो तो 5 साल का है, OBC में आते हो तो 3 साल का है ना। अनरिजर्व देखो, एक होता है UR और एक होता है जर्नल, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है। जनरल एक कैटेगरी है, अनरिजर्व का मतलब क्या है, जो किसी भी कैटेगरी में नहीं है, ना वो ST SC है ना OBC है, ठीक है, मतलब उसका कोई रिजर्वेशन नहीं है। जर्नल भी एक रिजर्व कैटेगरी है ना जर्नल के लिए। अनरिजर्व का मतलब है अनरिजर्व में सब आते हैं, कोई भी आ सकता है इसमें। अभी हम इसको आगे और क्लियर करेंगे इसका मतलब क्या है। अभी अनरिजर्व का मतलब जर्नली समझना, ठीक है। अगर फिजिकल डिसेबिलिटी है, अनरिजर्व हो तो 10 साल, OBC हो 13, ST SC हो तो 15, इतने इतने साल का आपको और रिलैक्सेशन मिल जाता है। मतलब आपकी एज अभी 30 साल है, अब मान लो आप OBC में आते हो तो आपकी एज आपको 3 साल, मतलब आप 33 ईयर्स तक पेपर दे सकते हो, 30 साल वाले। 3 साल और ऐड कर लो अपनी एज में, है ना, दे सकते हो आप आराम से। एक्स सर्विसमैन है तो जब उसने जॉब छोड़ी है उसके 3 साल के बाद। क्लियर है? ऐसे अलग अलग है, ये थोड़ा अलग चीज़ है, ये फ्रेशर्स के लिए नहीं है। इसका मतलब है पहले से ही अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, पहले से ही अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, ठीक है, या फिर विडोज वगैरह डाइवर्स वुमेन वगैरह हैं, तो इनका अलग सीन है ना, उनके लिए थोड़ा बहुत एज का रिलैक्सेशन है। बट दिस इज ओनली फॉर ग्रुप सी, बी के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ग्रुप सी के लिए। मतलब मान लो, जैसे अभी ये बताना ज़रूरी नहीं है लेकिन फिर भी क्या पता कोई देख रहा हो जो फ्रेशर ना हो ना, आपकी एज होगी 30 ईयर्स। क्लियर है? जितनी भी ग्रुप सी पोस्ट है ना, उन सब की एज लिमिट है 27 ईयर्स, और ज़्यादातर ग्रुप बी की एज है 30, इसको मान लेते हैं हम 36 ईयर्स। 36 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसको थोड़ा कुछ और मानना पड़ेगा। हम मानते हैं कि आपकी एज हो गई 32 ईयर्स, ठीक है। कुछ ग्रुप बी की 30 ईयर्स तक भी है, लेकिन आपकी 32 हो गई है, तो आप इस ग्रुप बी को तो भर ही नहीं सकते, चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट में काम भी कर रहे हो। आप किसको भर सकते हो? सिर्फ ग्रुप सी को, क्योंकि इसमें आप 40 साल तक पेपर दे सकते हो, ठीक है। ST SC में आते हो तो 45 ईयर्स तक दे सकते हो। अब बाकी विडोज़ जो हैं उनके लिए अलग अलग थोड़ी पॉलिसीज़ हैं जो स्टाफ सिलेक्शन की, बट दिस इज़ ओनली फॉर ग्रुप सी। फ्रेशर्स को इसमें नहीं पढ़ना है, उनको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि उनकी एज या तो इसके अंडर हो, और इफ़ दे आर रिजर्व कैटेगरी मतलब ST SC OBC वगैरह में आते हैं तो इसका उनको रिलैक्सेशन मिल जाता है। क्लियर है बात? चलिए, इसके बाद डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो है उसके लिए 10th की मार्कशीट हर जगह मानी जाती है। कौन सी? 10th क्लास की मार्कशीट। जो इसमें आपकी डेट होगी वही आपकी डेट ऑफ बर्थ मानी जाएगी, ध्यान रखना इसको, बाद में चेक होता है ना, अपनी मर्जी से कुछ नहीं, हाँ भाई मैं तो हुआ ही नहीं, या फिर आपने 10th में डाल रखी है मान लो 10/1/1990 डाल रखी है, हो गया 32 साल के, लेकिन आप बोलो नहीं ये तो गलत है, मेरी एक्चुअल डेट तो ये है 10/1/1992, मानेंगे वो ये वाली, चाहे एक्चुअल ये कुछ भी हो, है ना, जो 10th की मार्कशीट में लिखी है वही डेट फाइनल होगी। चलिए, अब ये आगे बता रखा है एक्स सर्विसमैन कौन होता है, क्या होता है, ये थोड़ा आप जो हैं वो पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना, ठीक है। हाँ, एक ये चीज़ देखो कितना हाईलाइट करके लिखी है उन्होंने, पूरा बोल्ड करके लिखा है। क्या होता है? एक्स सर्विसमैन का मतलब होता है जिसने सर्विस करी हो, उसके बच्चे मतलब लड़का लड़की जो उनके डिपेंडेंट पे नहीं होता एक्स सर्विसमैन। जिस बंदे ने नौकरी करी है वही एक्स सर्विसमैन है, मैन वुमेन कुछ भी हो उसको एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में डालते हैं, ठीक है। उसके रिलेटिव्स को एक्स सर्विसमैन नहीं मानते हैं, ध्यान रखना। कहीं आप सोचो मेरे पापा मिलिट्री रिटायर्ड है तो मैं तो हो गया एक्स सर्विस में, नहीं आप नहीं हो, ध्यान रखना इस बात का। होता है ऐसा, कन्फ्यूजन होता है लोगों को, इसलिए ये डाला इतना कि बच्चे गलती ना करें। सर्टिफिकेट जितने भी हैं, अब देखो, आप अगर बोलते हो मैं एक्स सर्विस मैन हूँ, या फिर मैं ST कैटेगरी में आता हूँ, या फिर मैं SC में आता हूँ, या फिर OBC में आता हूँ, है ना, नॉन क्रीमी लेयर में आता हूँ, मान लो जो भी आप किसी भी कुछ भी रिजर्वेशन ले रहे हो तो उसका सर्टिफिकेट बनता है। वो सर्टिफिकेट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से साइंड होना चाहिए, मतलब बिल्कुल सही होना चाहिए, ठीक है। और जो एनेक्शर्स दिए हुए हैं नीचे हम देखेंगे बहुत सारे एनेक्शर्स दिए हुए हैं, उन एनेक्शर्स के हिसाब से ही होना चाहिए। अगर उनसे अलग होगा देन दीज आर लायबल टू बी रिजेक्टेड, तो उनको रिजेक्ट किया जा सकता है। करेंगे नहीं करेंगे वो पता नहीं, कर सकते हैं, तो इसी फॉर्मेट में आप बनवाओ। अगर आपका अभी नहीं बना हुआ तो इसी फॉर्मेट में बनवाओ, और बना हुआ भी फिर भी बनवा लो, कोई दिक्कत नहीं। अपना फुल प्रूफ रहना, हमको गलती नहीं करनी। कल जाके आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा और डिपार्टमेंट ने बोल दिया ना, मान ही नहीं रहे हम, आपका ये फॉर्मेट में नहीं है, यहाँ पे लिखा है ना, तो इससे बढ़िया है कि हम अपनी तरफ से कोई एरर नहीं करें, उसको वैसे का वैसे ही बनवाएं। क्लियर है बात? और जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं उन सब की क्लोजिंग डेट होगी 8/10/2022, मतलब वो 8/10/2022 से पहले बने हुए होने चाहिए, उसके बाद में नहीं। जैसे आपने मान लो
अब इसका पेपर होगा, पेपर कब है, दिसंबर में पेपर है, ठीक है। फिर अगला पेपर कब होगा, फरवरी में होगा। फिर आपको होते 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 मान लग गया नवंबर 23 में आपका सिलेक्शन हुआ, आपकी ज्वाइनिंग आई 2 महीने बाद, मान लो जनवरी 24 में ज्वाइनिंग आई, जनवरी 24 में आपका डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे बोला हाँ भाई सर्टिफिकेट दिखाओ, तो आप दिखाओगे, है ना। वो कब बनवाया आपने, आपने बोला अरे यार अभी तो ठीक है पेपर ही दे रहे हैं, अभी तो क्या दिक्कत है, मैं तो बाद में बनवाऊंगा, आपने 1/4/2023 को बनवा लिया। सर्टिफिकेट कब बनवाया आपने, 1/4/2023 को, तो ये मान्य नहीं होगा। कब चाहिए वो, 8/10/22 से पहले का, जब आप फॉर्म भर रहे हो, या फिर फॉर्म की जो लास्ट डेट है उससे पहले का, है ना। कब तक भरना है हमको फॉर्म, 8/10/22 तक भरना है ना, इससे पहले बना लेना, ध्यान रखना। हाँ, और जो ओबीसी का जिसको रिजर्वेशन लेना है वो नॉन क्रीमी लेयर में होना चाहिए, क्रीमी लेयर में नहीं होगा, कुछ नहीं मिलेगा क्रीमी लेयर के अंदर, नॉन क्रीमी लेयर में मिलना चाहिए उसको। क्लियर है इतना। अब ये प्रोविजंस फॉर कंपेंसेटरी टाइम मतलब क्या होता है, जैसे जो पीएच में आते हैं ना, फिजिकली हैंडीकैप्ड जो लोग होते हैं, जैसे मान लो कोई ओएच है, कोई विजुअली इम्पेयर्ड है, या फिर कोई एक कौन सा होता है, हियरिंग इम्पेयर्ड है, तो इसमें तो ऐसे की दिक्कत नहीं होती, मतलब जिसको भी होती है तो उनके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, 15 मिनट्स 30 मिनट्स कुछ एक्स्ट्रा मिलते हैं उनको, ये लिखा है इसमें और कुछ नहीं है, मतलब उनको थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा मिल जाएगा, वो हम देखेंगे आगे। जैसे 20 मिनट्स एक्स्ट्रा मिल रहा है ना, जैसे हमको 2 घंटे मिलते हैं उनको 2 घंटे 20 मिनट मिलेंगे। दिस दिस इज द एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आप कब पेपर देने योग्य बन गए, आपकी एज तो हो गई 30 साल, लेकिन आपने कितना पढ़ा है, आपकी एजुकेशन कितनी है, उसके हिसाब से डिसाइड होगा। ये नहीं है कि एज हो गई और आपने पेपर दे दिया, ऐसा नहीं है। एज होने के साथ साथ एजुकेशन भी चाहिए। क्या है, देखो यहाँ पे हमारे पास 3 लिस्ट बनती है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो AA की एक पोस्ट होती है, असिस्टेंट ऑडिट एंड असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, ठीक है। उसके अलावा एक JSO की होती है, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, है ना, और बाकी अदर पोस्ट। तो ये 3 क्यों होती है, क्योंकि इन दोनों का अलग से एक और पेपर होता है, इसका एक पेपर होता है, इसका एक पेपर होता है, हम आगे देखेंगे। बाकी सबके लिए एक पेपर कॉमन है, इन सब में एक पेपर कॉमन है। मान लो बता देता हूँ, 3 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। अभी 3 पेपर होंगे इस साल से, है ना, 2022 से। तो पेपर 1 सबके लिए कॉमन है, पेपर 2 JSO के लिए है, पेपर 3 AA के लिए, ऐसे है ना। तो AA के लिए एसेंशियल मतलब ज़रूरी है, ये तो होना ही चाहिए कि बैचलर्स डिग्री है आपके पास, ध्यान रखना। इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है इस AA के अंदर, बैचलर्स डिग्री है तभी आप AA के पेपर में क्वालिफाई होते हो, एसेंशियल है। डिज़ायर्ड क्या है, इसके अलावा भी अगर आपके पास हो तो आपको थोड़ा ज़्यादा बेनिफिट मिल जाएगा। कोई कॉमर्स बैकग्राउंड से है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, या फिर कंपनी सेक्रेटरी है, या फिर मास्टर्स कर रखी है कॉमर्स में, है ना, या फिर बिजनेस स्टडीज़ में कर रखी है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में कर रखी है, अगर आपने ये भी कर रखा है इसके साथ साथ, तो वो ज़्यादा अच्छा है। ज़रूरी नहीं है कि आपने करा हो, लेकिन अगर करा हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, इतना सही है बस। इसके लिए ये फर्स्ट, इस चीज़ के लिए AA के लिए सबसे बढ़िया जो पोस्ट है ना, ये गजटेड पोस्ट होती है। कौन सी पोस्ट है, गजटेड। गजटेड मतलब क्या बोलते हैं, राजपत्रित अधिकारी बन जाते हैं, एक पावर आती है हमारे पास, और कुछ नहीं है। फिर है JSO। JSO के लिए आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए आपके पास। उसके अलावा 12th क्लास में आपके पास मैथ्स होनी चाहिए विथ 60% मार्क्स। अगर आपने 12th करी है BA से विदाउट मैथ, मैथ नहीं है ना इसमें, ठीक है, तो आप JSO का पेपर नहीं भर सकते हो। 12th आपने करी है फिजिक्स केमिस्ट्री और क्या होती है बायो, तो भी नहीं भर सकते। 12th आपने करी है BCom करी, लेकिन इसमें मैथ नहीं थी, तो भी नहीं भर सकते, ठीक है। मैथ ज़रूरी है। या फिर आपके पास बैचलर की डिग्री हो, और उस टाइम पे जब आपने बैचलर्स डिग्री करी हो, तो कम से कम एक सब्जेक्ट ऐसा हो जिसके अंदर स्टैटिस्टिक्स हो, जिसके अंदर सांख्यिकी हो, क्या बोलते हैं इसको हम, सांख्यिकी। तो आप देख लेना, या तो आपने 12th में मैथ्स ली थी और उसमें 60% मार्क्स आए हैं, या फिर आपने जब बैचलर डिग्री करी कुछ भी करी, इनमें से कुछ भी करा और स्टैट्स था उसके अंदर, सांख्यिकी का सब्जेक्ट था, तो ही आप JSO भर पाते हो, वरना नहीं भर पाते हो। इस पोस्ट को बहुत कम लोग भरते हैं, बहुत कम, क्योंकि ज़्यादातर लोगों में से कुछ नहीं होता। जैसे जो बीटेक करते हैं वो तो हर चीज़ के लिए अवेलेबल है, मतलब वो उनके स्टैट्स भी आती है। जो बीटेक कर रहा होगा उसने 12th में मैथ्स भी ली होगी, उससे 60% मार्क्स आए हो नहीं आए हो, वो बात अलग है। जिसने बीटेक करी है वो बिंदास भर सकता है, इसको भी भर सकता है, इसको भी भर सकता है, बट बाकी पोस्ट तो भर ही सकता है ना, वो तो कॉमन है। लेकिन जिसने नहीं करी उसके लिए थोड़ी सी दिक्कत है, वो थोड़ा देखना उसके बाद करना। बाकी पोस्ट के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ एक बैचलर्स डिग्री चाहिए।
किसी भी गवर्नमेंट के लिए, किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम देने के लिए बैचलर्स की डिग्री होनी ज़रूरी है आपके पास, ध्यान रखना इस बात को। ये बहुत ज़रूरी है बैचलर डिग्री, अदरवाइज़ आप पेपर नहीं दे पाओगे, है ना? ठीक है, ये भी चेक होता है बाद में, डॉक्यूमेंट जब वेरीफाई होते हैं तब सब चीज़ चेक करते हैं वो, ध्यान रखना इस बात का। और जो आपकी फाइनल डिग्री है या फिर जो भी आपका फाइनल एक चीज़ है कि हाँ भाई आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है, वो 8/10/2022 से पहले होनी चाहिए या फिर इस तारीख तक होनी चाहिए। इसके बाद का होगा तो नहीं चलेगा, इससे पहले ही आपको डिग्री करनी है। मतलब जब आप फॉर्म भर रहे हो उस टाइम पे आपकी डिग्री कंप्लीट हो जानी चाहिए और उसका प्रूफ चाहिए, कुछ होना चाहिए, प्रोविजनल सर्टिफिकेट होता है, मतलब सर्टिफिकेट होना चाहिए कुछ ना कुछ। ये नहीं मार्कशीट लेके पहुंच गया, देखो मैडम ये रही मार्कशीट ना, सर्टिफिकेट चाहिए, है ना? ध्यान रखना। बाकी ये थोड़ी बहुत चीज़ें कि अगर कोई इग्नू में पढ़ा हुआ है तो उसको भी अलाउ करते हैं। इसमें लिखा है ओपन यूनिवर्सिटी को नहीं मानते, लेकिन एक केस हुआ था उसके हिसाब से इग्नू को देते हैं। बस वही चीज़ें कि अब कैसे अप्लाई करते हैं ये मैं नहीं बताऊंगा, है ना? ये लिखा हुआ है, ये आपको देखना पड़ेगा। और ये जब हम एनेक्शर्स देखेंगे तो उनमें भी पूरा मेंशन हो रखा है, एक एक स्टेप बाय स्टेप बता रखा है, बहुत अच्छा तरीके से बता रखा है। आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। एक इस चीज़ का ध्यान रखना, फोटोग्राफ का। फोटोग्राफ जो होनी चाहिए वो 3 महीने से ओल्ड मत लगाना। अभी खिंचवा लेना, आजकल में खिंचवा लेना, फिर उसको उसी को लगाना, क्योंकि फिर बाद में दिक्कत आती है ना। ये इसका कहने का है, लेकिन ज़्यादातर लोग फॉलो नहीं करते, लेकिन फिर भी करो तो अच्छा है। फोटोग्राफ प्रॉपर तरीके से खींची हुई होनी चाहिए, ऐसे नहीं टोपी पहन रखी है, चश्मा पहन रखा है। अभी देखेंगे मैनेक्चर के अंदर, देखेंगे कैसे कैसे हैं। ठीक है। एप्लीकेशन फ़ीस, एप्लीकेशन फ़ीस है 100 रुपये फॉर अनरिजर्व कैटेगरीज। और ज़्यादातर जो जैसे SC हैं, PWBD है, ST है, ये एक्स सर्विस मैन है, ये एग्जेम्प्टेड है, एंड वुमेन भी, है ना? विमेन कैंडिडेट अगर कोई भरता है तो सरकार की यह है कि लड़कियों को आगे लेके आए तो उनके लिए कोई फीस नहीं है। क्लियर है? समझ में आ गया इतना? ऑनलाइन कब भरनी है, ऑफलाइन कब भरनी है, वो हमने पहले समझ ही लिया है। हाँ, इसके बाद ये चीज़, आपने भर दी फीस। मान लो आज जैसे जितनी भी तारीख है, आपने 25 तारीख को फॉर्म भरा, ठीक है, 25 सितंबर को, ठीक, सब कुछ कर लिया आपने। 28 सितंबर को ऑनलाइन पैसे जमा करा दिए, ऑफलाइन करा दिए, कहीं भी करा दिया आपने, बोला मैंने तो करा दिया, ओके। नहीं, यहाँ पे जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे तो उसमें एक लिंक दिखेगा आपको, पेमेंट स्टेटस। इस पेमेंट स्टेटस पे लिखा होना चाहिए वेरीफाइड, या फिर यस वी हैव रिसीव्ड, यस स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हैज रिसीव्ड द पेमेंट। हमको इंश्योर करना है कि SSC वालों के पास पैसे पहुंच गए हों, है ना? हमको इंश्योर करना है, उनके पास नहीं पहुंचे होंगे, उसमें लिखा हुआ आएगा पेमेंट स्टेटस रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड, वो लिखा हुआ आएगा। अगर नॉट रिसीव्ड है तो फिर आपको दिक्कत है ना? थोड़ा टाइम लगता है इसमें, थोड़ा एकदम से घबराना मत। जैसे आपने 28 तारीख को कराया ना, हो सकता है ये 6 तारीख को अपडेट हो सकता है, लेकिन इतना लेट नहीं होगा, है ना? हो सकता है बाद में अपडेट हो, कभी कभी कराने के बाद नहीं होता, ये वापस मत करा देना, नहीं होगा, है ना? ठीक है, धीरे धीरे टाइम लगेगा, उनको भी अपडेट करना पड़ता है, वो देखते हैं किस किस के पैसे आ गए, जैसे भी सिस्टम है उनका, थोड़ा टाइम लगता है। तो बस ये चेक करना ज़रूरी है कि वहाँ पे लिखा हुआ आ गया हो, यस हमको मिल गया, कुछ भी लिखा हुआ आएगा, हाँ बस उनके पास पैसा पहुँच गया। अगर उसमें ऐसा लिखा हुआ नहीं आया तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट। पैसा जमाने करने के बाद आपको वेरीफाई भी करना पड़ेगा, ध्यान रखना इस बात। हम्म। इसके बाद हमने पढ़ा था एक चेंज, सबसे पहला चेंज क्या था कि हम अगर गलती करिए तो हम करेक्ट कर सकते हैं, कब कब, 12 तारीख को और 13 तारीख को, है ना? 2 चांस देता है CGL। आपने फॉर्म सबमिट कर दिया पहली बार, ये तो सबसे पहली बार आपने करा 8 तारीख को ही, मान लो 8 तारीख से तक ये सबमिट कर दिया आपने, है ना? उसके बाद में आपने गलती करी तो इसके बाद आपको 2 चांस मिलेंगे, फर्स्ट चांस और सेकंड चांस। फर्स्ट चांस की फ़ीस है 200 रुपये, सेकंड चांस की फ़ीस है 500 रुपये। तो अगर एक बार गलती करी तो 200 रुपये भरो, इस वक्त भी गलती कर दी भरने में तो 500 रुपये भरो, इसके बाद नो चांस। क्लियर है? बस इतना ही है ना? तो गलती करना ही मत, फॉर्म ढंग से भरना, आराम से भरना, जितना हो सके गलती नहीं करना। अदरवाइज उसको, अगर यहाँ तक भी 2 बार में नहीं भरा तो फिर उसके बाद वो ख़त्म हो गया, ठीक है? फिर जो आपने भरा है वही माना जाएगा। एग्ज़ाम्स के सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया पेपर होता है, रीजन होते हैं इसके, सेंट्रल रीजन, ईस्टर्न रीजन, कर्नाटका, बहुत सारे रीजन हैं, उसके हिसाब से सेंटर्स हैं। आप जब फॉर्म भरोगे तो उसमें आ जाए, पूछेगा तो आप डाल के देख सकते हो कहाँ पे आपको भरना है ना? जैसे मान लो आपको चाहिए अहमदाबाद, आपको पता नहीं है कहाँ पे है, तो आपको देखना पड़ेगा कौन से रीजन में आता है अहमदाबाद, यहाँ पे से दिख जाएगा आपको, क्योंकि उसमें पहले रीजन डालना पड़ता है। अहमदाबाद वेस्टर्न रीजन में आता है, यहाँ पे कहीं होगा अहमदाबाद, ये रहा, ठीक है? क्लियर है? तो पहले आप वेस्टर्न रीजन सेलेक्ट करोगे, फिर जाके उसमें अहमदाबाद आ जाएगा। ओके, एक बार जो रीजन भर दिया वो फाइनल है, उसको फिर चेंज नहीं कर सकते हो। ये जो चेंजेस है ना, ये आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन में होंगे,
है ना। एक बार जो आपने चेंज कर दिया उसको, वो फाइनल हो जाएगा, ध्यान रखना। अब ये इसमें मेरे को भी कन्फ्यूज़न है कि आप सेंटर का स्टेट चेंज कर सकते हो या नहीं कर सकते, वो तो चेक करके ही करना पड़ेगा। मैं भी नहीं बता सकता कि मैंने आज तक एक बार ही भरा है और वही मेरा फाइनल था, है ना। मैंने चेंज कभी किया नहीं है और पहली बार ये आया है। तो अगर आप सेंटर का मेरे ख्याल तक करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन सिर्फ यहाँ तक। उसके लिए आपको रुपए खर्च करने पड़ेंगे, 200 और 500, है ना। तो 2 बार हो गया, जो फाइनल कर दिया फिर वो फाइनल हो गया, उसके बाद आप नहीं भर सकते। ठीक है। एक बार आपका फाइनल हो गया तो वही सेंटर पे आपका पेपर होगा। ये तो हो गया आपका फॉर्म भरने का। आपका फॉर्म कंप्लीट हो चुका है, मतलब आपको एसएससी ने बोल दिया हाँ भाई आपका फॉर्म भर गया है और आपका एडमिशन कार्ड आ गया है, एडमिशन कार्ड आपका आ गया। अब पेपर देने जाना है। तो पेपर देने जाने के लिए स्कीम क्या है, कैसे कैसे जाएंगे, देखो क्या सिस्टम से पेपर होगा ये बहुत समझना जरूरी है, पेपर कैसे होगा। और इस बार इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद यही भी है कि इस बार बहुत सारे चेंजेस किए हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने बहुत सारे चेंजेस किए हैं। अगर आपको ये चेंजेस क्लियर नहीं होंगे तो फिर पेपर देने का कुछ आपको समझ में नहीं आएगा पेपर में करना क्या है। और ये चेंजेस ऐसे हैं, जैसे मान लो आपका कोई नोन है। ज़्यादातर तो क्या होता है, हम अपने सीनियर्स या फिर अपने से जो पहले जो जॉब में लगे उनसे पूछ लेते हैं, हाँ भाई क्या हुआ बता दो यार, कैसे पेपर देना होता है। तो अगर आप पिछले साल तक पूछते, 2021 तक पूछते तो वो बताया था, क्योंकि सेम पैटर्न था। लेकिन इस बार क्या कर दिया, 2022 में बहुत ही ड्रास्टिक चेंजेस करें, बहुत सारे चेंजेस करें। तो जो पेपर दे चुका है, जो सिलेक्ट हो चुका है, जो जॉब कर रहा है, अब वो पेपर नहीं दे रहा, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता क्या चेंज हुआ है, उसको पता भी नहीं होगा। और क्यों पता करेगा, पेपर दे दिया उसका हो गया। वो बोलेगा यार पता नहीं क्या चेंज किया, मुझे नहीं पता, है ना। इसलिए ये वीडियो बनाया। और ढंग से सुनना इस बार। आज से पहले 3 टीयर होते थे, अब की बार सिर्फ 2 टीयर है। एक जो डिस्क्रिप्टिव पेपर था, जिसको हम डिस्क्रिप्टिव बोलते हैं, या फिर टीयर टीयर 3 बोलते थे इसको, ये इन्होंने कैंसिल कर दिया, ये अब नहीं होता। ठीक है, क्लियर है बात। डिस्क्रिप्टिव एग्जाम कैंसिल हो गया, अब सिर्फ 2 एग्जाम होंगे, टीयर 1 एंड टीयर 2। डिस्क्रिप्टिव एग्जाम कैंसिल करने का फायदा क्या मिला है, डिस्क्रिप्टिव जब आप दोगे, ऐसे आता था, लेटर आता था, प्रेसी आती थी, है ना। ये दोगे तो एग्जामिनर चेक करेगा। एग्जामिनर चेक करता था तो अपने हिसाब से किसी को 55 दे दिए, किसी को 57 दे दिए, किसी को 53 दे दिए। तो एक एक नंबर से बहुत फर्क पड़ता है। अब चाहे तीनों का सेम होगा या फिर इसका सबसे बेस्ट होगा, लेकिन नंबर ऊपर नीचे होते हैं तो फिर वो हमारे हाथ में नहीं है, वो एग्जामिनर के हाथ में, उसके मूड के ऊपर है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना। सब कुछ उसके ऊपर होता है। तो इन्होंने बोला नहीं, इस चीज़ को हटाओ। जो पेपर हैं उसमें आपने जितने टिक किए हैं सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड कर दिया, बोला डिस्क्रिप्टिव है ही नहीं, दो आप तो आराम से, जितने नंबर आपके आएंगे उसी के हिसाब से आपकी मेरिट बनेगी। तो बहुत अच्छी चीज़ है, ये दिक्कत थोड़ी दूर हो गई, है ना, बच्चों की ये दिक्कत दूर हो गई। क्लियर है इतना। तो जब ये टीयर 1 टीयर 2 होता है, टीयर 1 होगा पहले, जैसे आपको पता चला टीयर 1 दिसंबर में होगा, इसकी आंसर की आएगी। आपको लगता है नहीं आंसर की में कोई क्वेश्चन का आंसर उन्होंने गलत दे दिया, तो आप ऑनलाइन रिप्रेजेंटेशन डाल सकते हो, 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन लगते हैं। मान लो एक कोई क्वेश्चन है, ठीक है, इसके ऑप्शन है A B C D, आपने टिक किया है बी, उन्होंने दे दिया डी, आपको लगता नहीं बी सही है, तो आप रिप्रेजेंटेशन डाल सकते हो, उसमें एक्सप्लेन करोगे पूरा, हाँ भाई ऐसे ऐसे ये रीज़न है, ऐसे ऐसे है, कोई प्रूफ दोगे देखो यहाँ पे हुआ है, तो 100 रुपये लगेंगे पर क्वेश्चन के। ठीक है, उनको लगा सही है तो वो चेंज कर देंगे, नहीं लगा तो आपके 100 रुपये बर्बाद। क्लियर है इतना। उसके बाद आता है इनका इसकी मतलब क्या क्या आता है टीयर 1 में। टीयर 1 में क्या क्या आता है, टीयर 1 पहले के जैसा ही है, बिल्कुल सेम है ना। क्या चीज़, एक चीज़ नई है इसके अंदर, देखते हैं हम पहले। टीयर 1 के अंदर वही 1 घंटे का पेपर है नॉर्मली, बट जो 1 घंटा 20 मिनट किसके लिए, तो फिजिकली हैंडीकैम्ड, है ना। समझ में आ गया। या फिर जिनको स्क्राइब लगता है, मतलब जिनको दिखता नहीं है, उनको सुन के जो भी है तरीका, उनके लिए 20 मिनट एक्स्ट्रा है, कहने का मतलब ये नॉर्मली 1 घंटा है। 25-25 क्वेश्चन आते हैं। 4 हमारे पास वो हैं, क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट्स। पहला है रीजनिंग, जिसमें गलती होने के सबसे ज़्यादा चांस होते हैं, है ना। दूसरा है जीके। जीके जितनी आती है, जीके मतलब जनरल अवेयरनेस का मतलब है जीके प्लस करंट अफेयर्स, दोनों चीज़ें, है ना। तो ये जितनी आती है उतना करोगे आप। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी तो ही अच्छे नंबर आते हैं, इंग्लिश में भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी तो अच्छे आते हैं। रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके इंटेलिजेंस चेक करता है, इसको आप मतलब सीख सकते हो, लेकिन कुछ ऐसा फिक्स नहीं है इसका ना। ये आपका दिमाग कितना चलता है उस टाइम पे, उसके हिसाब से नंबर आते हैं, इसलिए दिमाग कभी कभी गलत चल जाता है तो नंबर कट जाते हैं, इसमें नेगेटिव मार्किंग सबसे ज़्यादा होती है। जब भी करो इस सेक्शन को आराम से करना, जल्दीबाजी ये मत करना कभी भी। ठीक है, इसमें आपको पता रहेगा कितना क्या गलत है, इसमें जो आता है आता है, जो नहीं आता नहीं आता, वैसे इसके अंदर जीएस के अंदर है।
जनरल अवेयरनेस में वैसा ही जितना आता है नहीं आता है मत करो। सारे 2-2 मार्क का एक क्वेश्चन होता है, टोटल कितने हो गए 100 क्वेश्चन हो गए, तो इनके मार्क्स कितने हो गए 200 हो गए, है ना। 200 मार्क्स का 1 घंटे का पेपर है, 100 क्वेश्चन आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं। क्लियर है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में होते हैं एक्सेप्ट इंग्लिश, इंग्लिश को छोड़ के तीनों हिंदी इंग्लिश में होते हैं। ये तरीका है। नेगेटिव मार्किंग कितनी है 1/4, मतलब 2 नंबर का पेपर है तो नेगेटिव मार्क कितने होंगे इसके 0.5 नेगेटिव मार्क है। क्लियर है। अगर आपने गलत कर दिया तो जो गलत किया उसके नंबर तो मिलेंगे नहीं, बल्कि 0.5 और कट जाएंगे। समझ में आ गया। क्लियर है। इतना टीयर 1 का एग्जाम कैसे होता है, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए, बहुत सिंपल सा पेपर आता है। अगर आपने मेहनत करी है तो, नहीं करी तो फिर तो सब कुछ ही हार्ड है। चलिए टीयर 2 देखते हैं। सब कुछ चेंज इस बार यहाँ हुआ है। ये टीयर 2 पे इन्होंने इतना बहुत ही ऐसा कर दिया, मतलब समझ में नहीं आ रहा। अगर इसको देखोगे आप समझ में नहीं आएगा, पता नहीं क्या पेपर 1 है, सेशन 1 है, सेशन 2 है, फिर पेपर भी 2 है, पेपर 3 है, फिर सेक्शन 1 2 3 है, फिर मॉड्यूल 1 एंड 2 है। बहुत कुछ डाल दिया ना, बच्चों को समझ में नहीं आता, एकदम से समझ में नहीं आता कि क्या हुआ है ये। और ये आपको जो पहले पेपर दे के लग चुके हैं वो बच्चे नहीं बता पाएंगे, क्योंकि उनको नहीं पता, पहली बार चेंज हुआ है। तो इसको देखने से पहले हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं। देखो यहाँ पे 3 पेपर हैं, आपको दिख रहा है, पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3। 3 पेपर हैं। सबसे पहले तो ये बात आपको ध्यान रखनी है ना। पेपर 1 की बात हम बाद में करेंगे, पहले पेपर 2 एंड पेपर 3 की बात करते हैं। आपको बताया था मैंने, पेपर 3 किसके लिए होता है, AA के लिए, और पेपर 2 किसके लिए होता है, JSO के लिए। ये 2 स्पेशल पोस्ट है जिनके लिए अलग से पेपर देना होता है आपको ना। ये पहले के जैसे ही हैं, जैसे पहले होते थे अभी भी वैसे ही हैं, ठीक है। स्टैट्स का पेपर होता है इसके अंदर, और इसके अंदर फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स का पेपर होता है, मतलब अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स का पेपर होता है। कहने का मतलब ये है, ये दोनों पेपर ग्रेजुएशन लेवल के बोले हैं इसने कि ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आप 11th 12th का ही पढ़ लोगे तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। दोनों में 100 क्वेश्चन के पेपर होते हैं, पेपर 2 एंड पेपर 3 में। हर क्वेश्चन वही 2 नंबर का है, टोटल 200 नंबर हो गए। नेगेटिव मार्किंग कितनी है इसमें 0.5, सेम टीयर 1 की तरह। ओके। फाइनल ये जो है AA का पेपर है, इसके अंदर क्या है 60 एंड 40 का रेशो है। 60 क्वेश्चन आते हैं इकोनॉमिक्स के और 40 क्वेश्चन आते हैं अकाउंट्स के। तो यहाँ पे जो कॉमर्स वाले बंदे हैं, कॉमर्स जिन्होंने पढ़ी है, उसको थोड़ा सा, मतलब वो थोड़ा अच्छा कर पाएंगे इस पेपर को। ओके। और जिसने स्टैट्स पढ़ी है, स्टैट्स का कॉन्सेप्ट, मतलब इसका सिलेबस भी ऐसा है, बिल्कुल अलग सा ही है। हम जो पढ़ते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ते हैं तो फिर इसमें नहीं होता, बच्चे इसको ज़्यादा वैल्यू भी नहीं देते, क्योंकि इसकी जो पे लेवल है वो भी कौन सी है, शायद 6 है ना। ये तो लेवल 8 है। बाकी जितनी मेहनत इस लेवल 6 के लिए करोगे, यहाँ पे आपको लेवल 7 भी मिलता है, तो लेवल 7 में उतनी मेहनत करोगे पेपर 1 में, यानी पेपर 1 के अंदर लेवल 7 लेवल 5 लेवल 4 तीनों लेवल ध्यान रखना, है ना। चलो देखते हैं। पेपर 2 एंड पेपर 3 क्लियर हो गया। पेपर 2 एंड पेपर 3 क्या है ना। अब हम पेपर 1 को देखते हैं। पेपर 1 के अंदर 3 सेक्शन है। पेपर 1 के अंदर कितने सेक्शन है, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। भूल जाओ सेक्शंस को, हम इन सब्जेक्ट्स को देखते हैं। कौन कौन सब्जेक्ट है, मैथमेटिकल एबिलिटी। देखो टीयर 1 के अंदर मैथमेटिकल एबिलिटी का नाम है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्या नाम है उसका, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। यहाँ पे नाम कर दिया मैथमेटिकल एबिलिटीज, नाम चेंज कर दिया। इन दोनों में फ़र्क क्या है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर आप स्टैटिस्टिक्स या फिर सांख्यिकी एंड प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मतलब हमारी प्रायिकता, है ना। सांख्यिकी को और प्रायिकता को अगर ऐड कर दोगे तो क्या बन जाता है, वो मैथमेटिकल एबिलिटीज़। तो पहले, आज से पहले जितने भी सीजीएल के पेपर हुए हैं, ये कॉन्सेप्ट आता ही नहीं था, मतलब ये टॉपिक्स आते ही नहीं थे। अब आएंगे कब, टीयर 2 में। टीयर 1 में क्या आएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। टीयर 2 में क्या आएगा, मैथमेटिकल एबिलिटीज़, जिसके अंदर ये 2 टॉपिक भी इंक्लूडेड हैं, ठीक है। और रीजनिंग, मैथमेटिकल एबिलिटीज़ भी आएगी और रीजनिंग भी आएगी। सबसे पहला सेक्शन, फर्स्ट सेक्शन के अंदर 2 सब्जेक्ट है, मैथमेटिकल एबिलिटीज़ एंड रीजनिंग, ठीक है। सेक्शन 2 के अंदर वही इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस, सेम जैसा टीयर 1 में था, वही सिलेबस इन तीनों का है। बस ये मैथमेटिकल एबिलिटीज़ था और वहाँ पे क्या था, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड था, है ना। टीयर 1 के अंदर, ये टीयर 1 का है, ये टीयर 2 का है। क्लियर है बात। टीयर 2 के अंदर मैथमेटिकल एबिलिटीज़ और रीजनिंग 2 टॉपिक सेक्शन 1 में है, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस सेक्शन 2 में है। तो 1 घंटे का सेक्शन 1 होगा आपका नॉर्मली, है ना, 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलता है वो छोड़ के। 1 घंटे का ही सेक्शन 2 होगा। एक एक घंटे के हो गए। पहले आपको 1 घंटे में सिर्फ ये 2 ही करने हैं, और फिर अगले 1 घंटे में ये 2 होंगे। ऐसा नहीं है कि आपको 2 घंटे मिल जाएंगे और चारों खुल जाएंगे, नहीं। पहले 1 घंटे होगा, 1 घंटे में आप इन दोनों को करोगे, फिर अगले 1 घंटे में ये दोनों पेपर चालू होंगे, है ना। मतलब इन दोनों को करने के लिए 1 घंटा मिलेगा और इन दोनों को करने के लिए 1 घंटा मिलेगा।
ये दोनों 1 घंटे से जल्दी होने के चांसेस हैं। सेक्शन 2 इंग्लिश में जितना आता आता है, जीके में जितना आता आता है, बाकी छूटेगा। तो इसका जो टाइम होगा, मान लो आपने 50 मिनट्स में कर लिया, तो आप सोचोगे 10 मिनट में इसमें यूज़ कर लूँगा, नहीं ऐसा नहीं होगा, है ना। ये चीज़ नहीं है इस बार। 1 घंटे में ये दोनों करने हैं, बाकी 1 घंटे में ये दोनों करने हैं। सेक्शन 1 थोड़ा टफ होने के चांसेस हैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस मैथ के और रीजनिंग के दोनों अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं, क्योंकि ये टीयर 2 है, टीयर 1 नहीं है ना। टीयर 2 के अंदर कौन टॉपिक्स भी ज़्यादा हैं और मार्क्स भी बहुत ज़्यादा, और सब कुछ टीयर 2 पे डिपेंडेंट है। अभी आप आगे देखते हैं। सेक्शन 3 पहले क्या होता था 2021 तक, कंप्यूटर का टेस्ट और डेटा एंट्री टेस्ट, मतलब टाइपिंग और कंप्यूटर पे जो हम काम करते हैं, वो सब अलग दिन अलग जगह होते थे, तो टाइम ज़्यादा लगता था, है ना। इस बार क्या करा इन्होंने, उसको सेक्शन 3 बना दिया, और कंप्यूटर का अलग से टेस्ट ले लेंगे आपका, और उसी दिन आपकी टाइपिंग भी करवा देंगे, तो सारा लफड़ा एक ही दिन खत्म। आपको बार बार कहीं एक बार इधर जाना एक बार उधर जाना ऐसा नहीं करना, एक ही दिन खत्म हो गया सारा। समझ में आ गया। सेक्शन 3 है, सेक्शन 1 सेक्शन 2 क्या है। तो अब हम पेपर 1 देखते हैं। पेपर 1 का सेक्शन 1, जिसके अंदर मैथ है और रीजनिंग है। मैथ के 30 क्वेश्चन, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन, टोटल कितने हो गए 60। हर क्वेश्चन 3 नंबर का है। यहाँ ये फ़र्क है, पेपर 1 के अंदर हर क्वेश्चन कितने नंबर का है, 3 मार्क्स का। लेकिन अभी हमने देखा पेपर 2 और पेपर 3 जो था, इनके अंदर कितने मार्क्स के थे, 2 मार्क्स के। और जो हमारा टीयर 1 था उसके अंदर भी 2 मार्क्स ही था ना। पेपर 1 के अंदर हर क्वेश्चन 3 मार्क का है, तो 60 × 3 180 मार्क्स हो गए 1 घंटे के अंदर। क्लियर है। उसके अलावा सेक्शन 2 में इंग्लिश है और जीके है। इंग्लिश के 45 क्वेश्चन है और जीके के 25। टोटल कितने हो गए 70 क्वेश्चन। 70 क्वेश्चन वही 3 नंबर, तो कितने हो गए 210। तो आपका टोटल कितना हो गया इसका 390 मार्क्स। मतलब आपका टीयर 2 कितने मार्क्स का होगा 390 मार्क्स का। ठीक है। प्लस प्लस सेक्शन 3, सेक्शन 3 के अंदर कंप्यूटर के क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन करने 15 मिनट के अंदर। तो 20 है तो 20 × 3 60 मार्क्स ही हो गए। ठीक है। प्लस 60 मार्क्स, प्लस एक डाटा एंट्री का कोई टास्क होगा, टाइपिंग करो ये करो, इसके कोई मार्क्स नहीं है ना। ये क्वालिफाई बस आपको आनी चाहिए टाइपिंग, ऐसा है। तो एक्चुअल में 60 मार्क्स और हैं। सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के अंदर 390 मार्क्स हो गए, प्लस ये 60 मार्क्स और है। अब यहाँ पे कैच क्या है, क्या करा सीजीएल वालों ने, क्या दिमाग लगाया इन्होंने। इन्होंने बोला कि भाई देखो, ये 390 मार्क्स तो ठीक है, बट ये जो पेपर है ना सेक्शन 3 जो है, ये सिर्फ और सिर्फ कैसा है, क्वालिफाइंग नेचर है। आपके इसके मार्क्स जुड़ेंगे नहीं, आपको क्वालिफाई करना है, आपको पास होना है। मान लो 60 मार्क्स में से 20 मार्क्स कम से कम लेके आने हैं, है ना। वो हम आगे देखेंगे कितने मार्क्स लेके आने हैं। 20 मार्क्स लाने, तो आप 20 मार्क्स लिया, आप इसमें क्लियर हो गया, आपका पेपर क्लियर हो गया। वैसे डाटा एंट्री में एक पर्टिकुलर इतना कर दो, हो गया, है ना। ये कैसे हैं, क्वालिफाइंग नेचर के, इनके नंबर्स नहीं जुड़ेंगे। नंबर्स कितने हैं, सिर्फ 390 इन पेपर 1। अब पेपर 2 और पेपर 3 का कॉन्सेप्ट ही अलग है, वो तो, है ना। ये तो अलग पोस्ट के लिए है। तो अगर आपको इन दोनों पोस्ट के लिए क्वालिफाई करना है, तो पेपर 1 भी क्लियर करना पड़ेगा, पेपर 2 भी क्लियर करना पड़ेगा, पेपर 3 भी क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया। जेएसओ चाहिए तो पेपर 2, डबल एओ चाहिए तो पेपर 3, और दोनों क्लियर कर लिया तो दोनों पोस्ट मिल जाएंगी आपको, और प्लस पेपर 1 वाली ही मिलेंगी। ठीक है। 3 पेपर हैं इस बार। कितने पेपर हैं, ये चीज़ समझना, 3 पेपर हैं। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। पहले 4 पेपर होते थे, इंग्लिश का अलग होता था, मैथ का अलग होता था, और ये जेएसओ और डबल ए वाले तो होते ही थे। इस बार इन्होंने इंग्लिश मैथ सब एक ही साथ मिक्स कर दिया, उसको बोल दिया पेपर 1। उसमें कर दिया कि भाई 1 घंटे में आपको सेक्शन 1 करना है, मैथ्स और रीजनिंग करनी है, 1 घंटे में इंग्लिश और जनरल एबिलिटी मतलब अवेयरनेस करनी है, और बाकी 15 मिनट में आपको कंप्यूटर करना है, प्लस 15 मिनट में आपको डाटा एंट्री करना है। मतलब टोटल 2.5 घंटे का पेपर कर दिया। कितने का कर दिया, 2 and 30 आवर्स, 2.5 घंटे का पेपर कर दिया। इसमें 2 घंटा 1 आवर इसका हो गया, 1 आवर इसका हो गया, 15 मिनट इसके हो गए, और 15 मिनट इसके हो गए। ये जो आधा घंटा है, ये सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, इसको और कुछ नहीं करना, बाकी इनमें मेहनत करनी है। ये 2 घंटे पेपर अच्छा देना है। क्लियर है, बस इतना ही था। अब एक बात और बहुत छोटी सी है, लेकिन ध्यान रखनी है कि आपको जो पेपर 1 है, उसके सारे जो पेपर 1 के अंदर कितने मॉड्यूल हैं, सेक्शन 1, 2 एंड 3 है ना, इन तीनों को क्वालिफाई करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने बोला नहीं मेरे को तो 1 और 2 ही करना है, 3 मेरे को करना ही नहीं है, मेरे को ना टाइपिंग वाली जॉब लेनी। क्योंकि जॉब देखो कैसी कैसी होती है। कुछ जॉब ऐसी है जिनमें कंप्यूटर ज़रूरी है, कुछ जॉब ऐसी है जिनमें टाइपिंग जरूरी है, और कुछ जॉब ऐसी है जिनमें ना तो ये चाहिए ना ये चाहिए। तो पहले कैसे होता था, पेपर दे दो खाली, अगर आपको कंप्यूटर का कुछ नहीं आता कोई बात नहीं है, टाइपिंग नहीं आती कोई बात नहीं है, तो ये वाली जॉब के अलावा बाकी जॉब ले लो। अब इन्होंने क्या कर दिया, नहीं ऐसा नहीं है।
अब भाई सब कुछ ऑनलाइन हो गया तो आपको भी तो करना पड़ेगा ना, सीखना पड़ेगा, तो आपको सारे क्वालिफाई करने पड़ेंगे। या आप सोच लो मैंने पेपर दे दिया, 1 दे दिया, 2 दे दिया, मेरे को 3 में तो कंप्यूटर नहीं आता या टाइपिंग नहीं आती, तो नहीं होगा, क्लियर नहीं होगा। तब आना चाहिए, टाइपिंग भी आनी चाहिए, कंप्यूटर भी आना चाहिए, ध्यान रखना। ठीक है। अब आता है इसमें नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग कैसे होती है, देखो। नेगेटिव मार्किंग मैं क्या करूँ, इसको को छोड़ दें, इधर आते हैं। नेगेटिव मार्किंग डायरेक्ट यहीं समझते हैं। नेगेटिव मार्किंग कैसे होती है, पेपर 1 के अंदर और पेपर 2+3 के अंदर, है ना। ये तो एज इट इज़ है पहले के जैसे ही, इनमें तो वही 2 मार्क्स का है ना। और नेगेटिव कितनी है, -0.5 मार्क्स है, मतलब 0.50 मार्क्स, आधा नंबर कटेगा। पेपर 1 जो है उसमें 3 मार्क का क्वेश्चन है। अब 3 मार्क का है तो इसमें नेगेटिव कितनी हो रही है, -1, 1 मार्क कम हो जाएगा। मतलब इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3 और इसमें थी 1/4। तो 1/4 थी तो क्या, तुक्के मार सकते हो आप, है ना। 4 क्वेश्चन गलत करोगे तो जाके 1 नंबर कटेगा, यहाँ 3 क्वेश्चन गलत करोगे तो 1 नंबर कट जाएगा। और वैसे क्वेश्चन कितने ओनली, इस पेपर 1 के अंदर कितने क्वेश्चन है हमारे पास, 60 70 130 क्वेश्चन है बस। 130 क्वेश्चन है ना। अब 130 क्वेश्चन में हमने 10 भी गलत कर दिए तो हो गए भाई आपके, तो 3 सवा 3 नंबर कट गए, तो बहुत होता 3 नंबर। इस बार नेगेटिव मार्किंग थोड़ी ज़्यादा कर दी, 1/3 कर दी है, पहले 1/4 ही थी हर में। तो इन क्वेश्चंस में पेपर 1 के अंदर ये जो सेक्शन है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2, इनके अंदर नेगेटिव भी बहुत ज़्यादा मत कर देना, वरना नंबर जितने आ रहे हैं उससे भी कम आ जाएंगे। क्योंकि कितना कटेगा आपकी बार, 1 नंबर कटेगा गलत करने पे। चलिए, ये तो हो गया पेपर का तरीका, कैसे कैसे पेपर है। अगर कुछ भी दिक्कत आती है तो प्लीज़ कमेंट में बताओ, टेलीग्राम पे बताओ, दिक्कत को दूर करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल तक आपको समझ में आ गया होगा कैसे कैसे होता है। अब आता है डेस्ट, हमारा डाटा एंट्री। डेट जो कंप्यूटर का टेस्ट है ना, कंप्यूटर वाला, वो 20 क्वेश्चन आएंगे, आपको वो टिक करने हैं, ऑब्जेक्टिव वाला पेपर का, है ना। टेस्ट के अंदर टाइपिंग आएगी 15 मिनट में, 2000 की डिप्रेशन है, मतलब 2000 बार आपको कीबोर्ड में बटन दबाने पड़ेंगे, मतलब 134 1 मिनट के अंदर। 15 मिनट के अंदर 2000 है तो 134, लगभग 134 1 मिनट के अंदर दबाने पड़ेंगे आपको, मतलब 134, क्या बोल दूं मैं, लेटर्स पर मिनट। 134 लेटर्स आपको लिखने पड़ेंगे, स्पेस स्पेस सब कुछ इंक्लूडेड है उसमें। हो जाता है, इसकी टाइपिंग है, थोड़ी प्रैक्टिस है, इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। सॉफ्टवेयर्स आते हैं, बहुत कुछ आता है, इंस्टॉल करो और टाइपिंग करना शुरू कर दो, बस इतना आना ही चाहिए। डेस्ट जो है वो सारी पोस्ट के लिए मैंडेटरी है, लेकिन क्वालिफाइंग है, मतलब डेस्ट आपको क्लियर करना ही करना है। अगर आप डेस्ट क्वालिफाई नहीं करें तो आपका कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। अगर आपको टाइपिंग नहीं आती तो भूल जाओ फिर एसएससी में जॉब इस साल से, है ना, ध्यान रखना इस चीज़ को। जो ओ एच कैंडिडेट है ना, जो ऑर्थोपेडिकली कैंडिडेट, मतलब हैंडीकैप्ड है, मतलब उनको कुछ दिक्कत है, तो वो डेस्ट ना दें, ऐसा भी इसमें प्रोसीजर है कि आपको नहीं देना, मतलब उनसे टाइप ही नहीं होता, मतलब हाथ में दिक्कत है कुछ, है ना, नहीं हो रहा टाइप। लेकिन उनको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए सर्टिफिकेट चाहिए, हर चीज़ के लिए सर्टिफिकेट चाहिए आपको। ये सारे जो भी हैं, टीए इन सीबीडीटी, इसके अंदर तो चाहिए ही चाहिए भाई। नहीं सॉरी, टीए अगर आप लगते हो, सीबीडीटी, सीबीडीटी मतलब इनकम टैक्स के अंदर आप लगते हो, डायरेक्ट टैक्स के अंदर लगते हो, तो आप एग्जेम्प्टेड हो। बाकी पोस्ट के लिए डेस्ट, आपको उसका कोई एग्जामेशन अवेलेबल नहीं है। ये मतलब छोटी छोटी बातें, ठीक है। सिलेबस, सिलेबस पहले जैसा ही है ना, ये लिखा हुआ है, इसमें टॉपिक्स लिखे हुए हैं, आप पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। देखो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ये रहा, ठीक। अब हाँ, एक बात और ध्यान रखना, जो मैथ्स का लेवल है, पार्ट सी, मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये 10th स्टैंडर्ड का होगा। मतलब क्या है इसका मतलब, 10th क्लास तक जो भी आपने टॉपिक पढ़े हैं, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा होगा, परसेंटेज पढ़ा होगा, रेशो पढ़ा होगा, है ना, टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ा होगा, टाइम डिस्टेंस स्पीड पढ़ा होगा, वर्क एंड टाइम एंड वर्क पढ़ा होगा, है ना, बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े होंगे। तो ये सारे टॉपिक्स जो 10th तक हैं वो सब आएंगे। क्वेश्चंस का लेवल कुछ भी हो सकता है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का सिंपल सा क्वेश्चन भी आ सकता है, हार्ड क्वेश्चन भी आ सकता है ना, कैसा भी कर दो। मगर टॉपिक कौन कौन से आएंगे, जो 10th क्लास के, इनका लेवल धीरे धीरे बढ़ सकता है। समझ में आ गया। बाकी इंग्लिश, जीके, रीजनिंग, ये सब कैसी हैं, ग्रेजुएशन लेवल की हैं। क्योंकि आप ग्रेजुएट होके जा रहे हो तो इंग्लिश आपकी इतनी तो होनी चाहिए कि आप ग्रेजुएशन लेवल के बन सको। इस पे इन्होंने यहाँ पे, ये पहले से ही है, मतलब ऐसा ही होता है, मैथ्स जो होती है 10th लेवल तक की आती है, ठीक है। अभी मैथमेटिकल एबिलिटीज़ के अंदर क्या आ गया है, बाकी सब कुछ सेम है, ये स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी और आ गई है, बस बाकी सब सेम है। 10th लेवल तक का ही है मैथ्स। देखो मैथमेटिकल एबिलिटीज़ के अंदर सिर्फ और सिर्फ स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी का नया टॉपिक आया, बाकी सब कुछ वैसे का वैसे है। 10th 9th 10th 11th 12th, थोड़ा बहुत सबकी पढ़ के जाना।
ये नया टॉपिक है, आज से पहले ये आता ही नहीं था, तो किसी ने पढ़ाया भी नहीं है, ना किसी ने पढ़ा है। तो जो नए बच्चे हैं उनके पास बहुत अच्छा चांस है, वो बहुत अच्छे नंबर कवर कर सकते हैं क्योंकि वो अंदर जोश अलग है उनके अंदर, है ना। अगर आप नए हो तो आपके अंदर बहुत अच्छा जोश है, आप आराम से पास हो जाओगे। चलिए, रीजनिंग का वही है, इंग्लिश का वही है, जीके का भी वही है, सब कुछ सेम है। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी इस बार इन्होंने नया डाला है, जो कितने मार्क्स, कितने मिनट का पेपर है, 15 मिनट्स का है एंड 20 क्वेश्चन है, और मार्क्स कितने, 60 मार्क्स हैं। बट इट इज़ क्वालिफाइंग, सिर्फ क्वालिफाई करना है, इसके मार्क्स कहीं जुड़ेंगे नहीं। बहुत बेसिक बेसिक है यार। सीपीयू क्या होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, बैकअप कैसे ले सकते हैं, कीबोर्ड के शॉर्टकट्स थोड़े बहुत जो काम आते हैं, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट आना चाहिए, थोड़ा बहुत मेल वेल के बारे में पता होना चाहिए, थोड़ी बहुत नेटवर्किंग की नॉलेज होनी चाहिए आपको ना, बहुत सिंपल सा है। और पहली बार इंट्रोड्यूस, जब कोई भी चीज़ पहली बार इंट्रोड्यूस होती है तो ये कैसी आएगी, ईजी आएगी, ध्यान रखना। एंड इट इज़ जस्ट अ क्वालिफाइंग नेचर। इसमें आपको ये नहीं 60 में 60 नंबर लाने हैं, 60 में से अगर आप 20 भी लाते हो और एसएससी बताएगा, अभी हम आगे पढ़ेंगे कितने नंबर कम से कम आने चाहिए, उतने भी आते हैं तो बस हो गया आपका काम, है ना। नई चीज़ है, ईजी आएगा, बहुत फ़ायदा है जो पहली बार में निकाल ले। अगले साल से और थोड़े हार्ड आ जाएंगे क्योंकि हमको पता चल जाएगा क्या क्या आता है, तो धीरे धीरे एसएससी भी अपना लेवल बढ़ाती है। ये जेएसओ के लिए पेपर 2, जिसको जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर बनना है वो ये कर सकता है। ये बहुत सारे टॉपिक्स हैं इसमें। डबल एओ बहुत अच्छी पोस्ट है, बहुत अच्छा सिलेबस है, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो, नहीं भी हो तो भी आप आराम से 3 महीने 5 महीने आपके पास, इस पेपर को देने के लिए भी कितने मंथ्स हैं, 5 मंथ्स। इन 5 मंथ्स में आप ऐसी ताबड़तोड़ प्रैक्टिस कर सकते हो इसकी कि आपके इसमें भी 200 नंबर का होता है ना, 200 में से कम नहीं तो 120 130 आराम से आ जाएंगे, आराम से, अगर आज से पढ़ते हो तो। 11th 12th की बुक्स लेके बैठो, इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स की, हो गया बस, कोई दिक्कत नहीं है, अपने आप हो जाएगा। सारे इनके टॉपिक्स क्लियर करने हैं आपको, है ना। हाँ, अब ये वही लिखा है, जो मैथ का पेपर है वो मैट्रिकुलेशन लेवल का है, मतलब 10th का है, बाकी जो है वो सारे 10+2 लेवल के हैं, बस और कुछ नहीं लिखा, ठीक है। ये एडमिशन के लिए कि आप कैसे क्या कर सकते हो, आपको क्या क्या चीज़ें रखनी है अपने पास, ये सब कुछ आईडी वाईडी रखनी है, जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं वो होने चाहिए आपके पास, और कुछ नहीं है। फिर आता है, अभी पहले फॉर्म भर गया था आपने, पेपर दे दिया, अब पेपर खत्म हो गया आपका, अब आपका सिलेक्शन हो गया, तो आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे क्या क्या ध्यान रखना है। आज से पहले डॉक्यूमेंट कौन वेरीफाई करता था, एसएससी वाले खुद करते थे, बोलते थे हम करेंगे डॉक्यूमेंट वेरीफाई, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब क्या करा है गवर्नमेंट ने, मिशन मोड लेके आई है, मतलब जल्दी से जल्दी करो। अगर आपने नौकरी, मतलब क्या बोलते हैं, नोटिफिकेशन जारी कर दिया, अभी क्या होता था कम से कम तो 2 to 3 ईयर्स आपको लगते हैं। अभी जैसे 2021 का जिसने पेपर दिया होगा, अभी 2022 में तो उसके एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए हैं, है ना। अभी उसका क्या बचा है, डीवी बचा है, प्लस टाइपिंग बची है ना, प्लस फिर उसके बाद में जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट अलॉट होंगे, फिर आप ज्वाइन करोगे, तो इसमें कम से कम 2022 के बाद इसमें कम से कम 1 साल लगने वाला है। तो 2021 का पेपर था, 2023 या फिर 2024 में आप ज्वाइन करोगे, 2 3 साल लग रहे हैं। इसको कम करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया, नहीं हमको इस चीज़ को ख़त्म करना है। तो जो डीवी है, ये जो प्रोसेस है, ये वाली डीवी वाली टाइपिंग तो इन्होंने इधर डाल दी एग्जाम के साथ, जो डीवी इसको इस स्टेप को गायब कर दिया। जो डीवी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, वो कौन करेगा, डिपार्टमेंट। कौन करेगा, डिपार्टमेंट। मतलब आपका सिलेक्शन हुआ, सीधे आपके डॉक्यूमेंट डिपार्टमेंट में जाके आप, वो आपको ज्वाइनिंग डेट दे देंगे, भाई इस तारीख को आ जाओ, उस तारीख को अपने डॉक्यूमेंट्स लेके वहाँ पहुँच जाओ, और उनको वेरीफाई करवा लो, हाँ भाई हमने जो दिया है वो सही है, ठीक है। तो डिपार्टमेंट मिलेगा कैसे, डिपार्टमेंट मिलेगा जब आप प्रीफ्रेंस दोगे कि मेरे को ये चाहिए या फिर ये चाहिए। तो जो प्रीफ्रेंस है, मान लो किसी के 390 में से जो टॉपर है उसके नंबर आए हैं 382, बाकी आपके नंबर आ गए 321, 382 वाला जो मर्जी होगी वो मिलेगा उसको। आपको थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा कि हाँ भाई जो इसको मिल गया वो मेरे को नहीं मिल सकता ना। तो जो 382 वाला है वो अपनी जो प्रीफ्रेंस है, या फिर आप जो हो अपनी प्रीफ्रेंस भरोगे ना कि भाई मेरे को ये जॉब चाहिए, वो जॉब चाहिए, या फिर ये डिपार्टमेंट चाहिए, वो डिपार्टमेंट चाहिए। तो अब वो कैसे होगा, पहले तो आपको जाना पड़ता था, है ना, डीवी देने जाना पड़ता था, अब नहीं, अब आपको सब कुछ ऑनलाइन करना है। एसएससी की वेबसाइट पे फॉर्म आएगा, उसको भरो और उनको भेज दो वापस, ठीक है। और जो आपने फॉर्म भर दिया वो फाइनल है, वो कैसा है, फाइनल है, उसमें आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि आपने पहले बोला नहीं मेरे को तो एक्सरसाइज चाहिए, फिर आपके दिमाग में आया अरे नहीं 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 यार इनकम टैक्स से लेता, अरे नहीं 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 यार मैं तो सेंट्रल सेक्रेटरीट ले लेता, ऐसे नहीं होगा। एक बार जो भर दिया, है ना, फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे हो गया जो हो गया। इसीलिए ढंग से भरना है उसको, एक बार जो भर दिया खत्म। बाकी ये देखो, हमने पढ़ा था शुरुआत में फिजिकल और मेडिकल टेस्ट हो सकते हैं,
ये पोस्ट है जिनमें फिजिकल एंड मेडिकल टेस्ट होते हैं। तो इनके लिए कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं, वो नीचे लिखी हैं, एनेक्स्चर्स में है। अभी हम देखेंगे उनको तो हमको पता चल जाएगा। क्लियर है? एनेक्स्चर सबसे लास्ट में देखेंगे। यही लिखा है कि अगर आप, इसमें क्या लिखा है कि अगर आपने फिजिकल और कोई पोस्ट ऐसी ली जिसमें फिजिकल और मेडिकल टेस्ट और वो क्वालिफाई नहीं कर पाए आप, तो आपको कोई भी पोस्ट नहीं मिलेगी, कोई पोस्ट नहीं मिलेगी। फिर मतलब आपको मिल गया सीबीआईसी इंस्पेक्टर मिल गया मान लो, है ना, आप इनकम ये कस्टम या एक्साइज में इंस्पेक्टर बन गए, लेकिन इसके लिए फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं, मेडिकल स्टैंडर्ड्स हैं, आपने वो पास नहीं कर पाए, है ना। तो आपको ये नहीं है कि आपको ये नहीं मिली तो इसके बाद आपने जो भरी थी वो मिल जाएगी, कुछ नहीं मिलेगा। फिर एक बार एक ही पोस्ट मिलेगी, उसमें आप कुछ नहीं कर पाए, आप मतलब आपने आपको सही प्रूव नहीं कर पाए, तो फिर आप जाओ, हो गया ख़त्म। जब डीवी होगा तो 2 पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोज़ और ओरिजिनल फ़ोटो आईडी के साथ साथ ये डॉक्यूमेंट्स हैं नीचे, ये देने, है ना। अगर आप नए हो, ये बहुत सारे लिखे हैं तो आप पढ़ लेना इसमें क्या क्या है। अगर आप नए हो, मतलब पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हो कोई, तो आपको ये नहीं ज़रूरत। लेकिन आप मान लो जो एक्सपीरियंस्ड होल्डर्स हैं या फिर जो जॉब कर रहे हैं या फिर किसी गवर्नमेंट जॉब में पहले से ही हैं, तो उनको एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेके आना पड़ता है कि हाँ, जो गवर्नमेंट वाले हैं वो बोलते हैं हाँ भाई जाओ, जिस डिपार्टमेंट में आप अभी हो वो बोलता है ठीक है आप जाके इस दूसरे डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर सकते हो। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होती है, जो गर्ल्स, ये गर्ल्स क्या बोलूँ मैं इनको, वुमेन बोलता हूँ, है ना, जो वुमेन्स होती हैं, इनकी वुमेन का क्या होता है कि नाम चेंज होता है शादी के बाद, या वो कोई भी नाम चेंज करवा लेता है अपना, है ना। वुमेन ही नहीं, मैन भी करा सकते हैं। कोई भी नाम चेंज करता है तो उसको ये इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है, डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है। और उसके अलावा जो डॉक्यूमेंट बोले वो, अब सिलेक्शन कैसे होगा। हमने बोला कि भाई कुछ ऐसे हैं जो क्वालिफाइंग है ना। तो क्वालिफाइंग जो पेपर हैं उनके लिए जो अनरिजर्व कैटेगरीज हैं 30% मिनिमम मार्क्स चाहिए। जैसे आपने कंप्यूटर का एग्ज़ाम देखा, कंप्यूटर के एग्ज़ाम में टोटल थे 60 मार्क्स, ठीक है। तो 60 मार्क्स का 30% मतलब 18 मार्क्स आपको लेके आने हैं, कम से कम मिनिमम इतने चाहिए, आ जाएंगे आराम से, है ना। टाइपिंग का जो टेस्ट है, टेस्ट है ना, टाइपिंग, ठीक है, टाइपिंग इन 20% एरर मैक्सिमम, मतलब टोटल कितने वर्ड्स हैं 2000, है ना। इस 2000 का 20% कितना, 20% मतलब कितना हो गया 400 वर्ड्स, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया यार। इतनी आप एरर कर सकते हो। 400 लेटर्स, तो कुछ वर्ड्स आएंगे इसके 8 या 9 कुछ ऐसे वर्ड्स आएंगे ना। 400 डिप्रेशन आप गलत कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। बाकी ओबीसी एसटी एससी या फिर जो बाकी कैटेगरीज हैं उनमें थोड़ा बहुत कंसेशन है, ओके। चलो, मतलब अगर आपको क्वालिफाइंग मार्क्स लेके आना तो मिनिमम आपको 30% तो लाने हैं। मतलब पेपर 1 के अंदर आपको हर सेक्शन में 1 2 और 3 में कम से कम 30% तो लेके आना है। और 1 और 2 के अंदर तो आपकी मेरिट डिसाइड करेगी, इसमें जितने ज़्यादा ला सकते हो उतने ज़्यादा लाओ। और 3 के अंदर कम से कम 30% तो लेके आओ, कहने का मतलब ये है, ओके। जो टीयर 1 में क्वालिफाई हुआ है, टीयर 1 देखो अभी क्या है, हमारे पास पहले पेपर थे 3 टीयर्स में, अब की बार कितने टीयर्स में, 2 ही टीयर में। और एक और नया खुलासा, क्या खुलासा है नया, कि जो टीयर 1 है ये भी सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। कौन से नेचर का है, इसके मार्क्स भी नहीं जोड़ेंगे, क्वालिफाई करना है आपको। अब यहाँ कन्फ्यूज़न क्या होता है, बच्चे बोलते हैं कि टीयर 1 क्वालिफाइंग का है तो मिनिमम हमको 30% लेके आना है। मतलब हम अगर 30% लिया है, मतलब कितने का होता है ये, 200 मार्क्स का होता है। 30% कितना हो गया इसका, 60 मार्क्स। अगर मैं 60 मार्क्स लिया तो मेरा तो हो गया सिलेक्शन, नहीं, ऐसी बात नहीं है, मिनिमम है ये, है ना। इसकी अलग से कट ऑफ निकलती है, टीयर 1 की कट ऑफ निकलेगी। अब वो कट ऑफ कितनी भी निकल सकती है, कौन निकालेगा कट ऑफ, सीजीएल निकालेगा और कौन निकालेगा, है ना, कुछ भी हो सकती है। और ये कट ऑफ मेरे को लगता है अभी कम से कम 130 अबव जाएगी, मतलब आपके 130 मार्क्स तो आने ही चाहिए। 60 मार्क्स से कुछ नहीं होने वाला, ध्यान रखना, इसमें कन्फ्यूज होता है ना कि हाँ भैया 60 आ गए तो मेरा हो गया ना। कम से कम ये जो मार्क्स हैं ये अनरिजर्व कैटेगरी के हैं, ठीक है, कम से कम 130 तो आने ही चाहिए। इतने तो आपको लेके ही आने पड़ेंगे, तभी आपका टीयर 1 क्वालिफाई होगा और आप टीयर 2 का एग्ज़ाम दे पाओगे, वरना नहीं दे पाओगे, ध्यान रखना, ओके। अब एक और बात, टीयर 2 का जो पेपर 1 है, टीयर 2 का पेपर 1 जिसके अंदर 3 सेक्शन है, 1 2 एंड 3, है ना। मतलब जिसके अंदर हमारा मैथ्स और रीजनिंग एक में आता है, इंग्लिश और जीके एक में आती है, बाकी सीपीटी और डेस्ट मतलब कंप्यूटर का और टाइपिंग का एक में आता है। अगर आपने इन दोनों में क्वालिफाई नहीं किया तो ये आपका चेक नहीं होगा,
मतलब तीनों में क्वालिफाई करना है। सबसे पहले ये चेक होगा, इसमें क्वालिफाई कर लिया, फिर ये चेक होगा, इसमें क्वालिफाई कर लिया, फिर ये चेक होगा, और इसमें क्वालिफाई नहीं किया तो पेपर वन गया। तीनों में क्वालिफाई करना है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, है ना। ओके, ये भाई वो पुरानी वाली बातें लिखी हैं, अब ये वही लिखा है कि भाई सिर्फ और सिर्फ क्या है, टीयर टू के मार्क्स जोड़ेंगे। मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट्स इन टीयर टू एग्जामिनेशन ओनली। ओनली, सिर्फ और सिर्फ टीयर टू में लगेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ड ओनली। सिर्फ और सिर्फ टीयर टू के अंदर होगा। जो टीयर टू के मार्क्स आ गए आपके, वही फाइनल मार्क्स हैं, वो भी पेपर वन वाले। अगर आप सिर्फ पेपर वन दे रहे हो तो पेपर टू और थ्री दोगे तो वो अलग है, वो पर्टिकुलर पोस्ट के लिए पेपर टू एंड थ्री, है ना। पेपर वन के जो मार्क्स हैं वो सब पोस्ट के लिए, टू एंड थ्री के अलग अलग पोस्ट के लिए। क्लियर है, ठीक है। ये बाकी ऐसी हैं, सब कुछ टीयर टू के मार्क्स के हिसाब से ही होगा। जिसके टीयर टू में ज़्यादा मार्क्स आएंगे उसको पहले वाली पोस्ट मिलेगी, बाकी उसके बाद वाला, उसके बाद वाला, उसके बाद वाला जो रहता है कट ऑफ निकलेगी इसकी अलग से ही। हाँ, अब ये थोड़ी एक इंपॉर्टेंट सी बात है, यहाँ पे हमको अनरिजर्व्ड और जनरल कैटेगरी का फ़र्क दिखेगा। यहाँ पे जनरल कहीं नहीं लिखा रहता, हर जगह अनरिजर्व्ड लिखा रहता है। अनरिजर्व्ड का मतलब क्या होता है, ऐसे मान लो कोई एस टी एस सी बच्चा है, या फिर कोई ओ बी सी है, या फिर कोई इनमें किसी भी कैटेगरी में हो, लेकिन बहुत होनहार है, बहुत ही ज़्यादा होनहार है। ज़्यादातर क्या होता है, एस टी एस सी की कट ऑफ कम जाती है ना। तो मान लो नॉर्मली गई है 320, तो इनकी जाएगी 300, और कम ज़्यादा जाती है, पता नहीं किसकी कम जाती है किसकी ऐसे मान लो, है ना, ठीक है। बट इस बच्चे के भी आ गए 325, तो क्या ये एससी कैटेगरी में जाएगा या फिर अनरिजर्व कैटेगरी में जाएगा? वो जाएगा अनरिजर्व कैटेगरी में। अगर विदाउट एनी रिलैक्स स्टैंडर्ड्स के बच्चा सिलेक्ट होता है इन कैटेगरीज का, तो उसको अनरिजर्व कैटेगरी में डालेंगे, है ना। और अगर कुछ वो रिजर्वेशन लेता है, मतलब उसको एज का रिलैक्सेशन मिलता है, या फिर एक्सपीरियंस का मिलता है, कुछ भी मिलता है, तो उसको हम किस में डालते हैं, रिजर्व कैटेगरी, मतलब वो एस टी एस सी कैटेगरी में आता है। कहने का मतलब ये है कि अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर जर्नल भी आ सकते हैं, बाकी एस टी एस सी भी आ सकते हैं, ओ बी सी भी आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है ना। मार्क्स के ऊपर है, जिसने ये मार्क्स क्लियर कर लिए, अनरिजर्व कैटेगरी के जो मार्क्स आते हैं वो क्लियर कर लिए, वो सारे के सारे अनरिजर्व कैटेगरी में आएंगे, लेकिन विदाउट एनी रिलैक्स स्टैंडर्ड। ये उसकी एज तो हो रखी है 35, है ना, और वो लेके आ गया 320 से भी ज़्यादा, और वो है एस टी कैटेगरी का, तो उसकी एज का रिलैक्सेशन लिया है ना उसने, मैक्सिमम कितनी है, 30 ईयर्स ही तो है। वो तो 5 साल उसको एक्स्ट्रा मिल गए क्योंकि वो इस कैटेगरी में आता है। तो ये बच्चा जो है ये अनरिजर्व में नहीं आएगा, वो इसी कैटेगरी में जाएगा। ये एक मतलब टेक्निकल चीज़ है, इसमें इतना ध्यान मत देना, ये बस समझाने के लिए कि किसी को कोई कन्फ्यूजन ना हो इसमें क्या लिखा है करके ना, बाकी कुछ नहीं है ऐसा। अगर आपको लगता है कि आपका सिलेक्शन हो गया है, व्यू हुआ है, लेकिन आपको एसएससी से कुछ नहीं आया है, तो आप 2 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट दाखिल कराओ, वहाँ पे केस करो, है ना। ये लिखा है इसके अंदर, ठीक है। या फिर नेक्स्ट एग्जाम स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन से 2 हफ्ते पहले, जो भी पहले आता है, विच एवर इज़ अर्लियर, है ना। तो आपको अगर लगता है कि आपने टीयर वन क्वालिफाई कर लिया, लेकिन आपका टीयर वन की लिस्ट में नाम ही नहीं आया, तो फिर आप 2 हफ्ते पहले या फिर 2 महीने पहले, जो भी पहले है, जाके उसमें अपील दायर करो अपनी। अब क्या होता है, मान लो नेक्स्ट जो रिजोल्यूशन ऑफ टाई केसेस है, टोटल 390 का पेपर है आपका, पेपर वन, सिर्फ पेपर वन की बात हो रही है, टू और थ्री की मैं बात नहीं कर रहा। पेपर वन के अंदर एक लड़के के आए 380, और दूसरे के भी आए 380, दोनों बहुत ही अच्छे थे पढ़ने में, बराबर नंबर। यहाँ तो रैंक का सिस्टम चलता है, फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक, फर्स्ट रैंक किसको देंगे फिर। मान लो ये 380 वाले ने पेपर टू और थ्री भी दिया था, और इसने भी दिया था, दोनों ने पेपर टू और थ्री दिए हैं, है ना, मान लिया ऐसा, ठीक है। तो जब पेपर टू और थ्री दिया, तो इसके पेपर टू और थ्री में आए 400 में से 370, इसके आए 380, तो ज़्यादा जिसके आएंगे उसकी पहली रैंक, है ना। बट ऐसा ना हो कि इसके भी 370 आ गए, मान लो वापस बराबर आ गए, तो सेकंड स्टेज क्या है, उनके सेक्शन वन के मार्क्स, मतलब मैथ्स और रीजनिंग के मार्क्स, मैथ्स और रीजनिंग का टोटल कितने थे, 60 क्वेश्चन, सॉरी, हाँ 30 और 30 60 क्वेश्चन, 180 का था, 180 का था, तो इसके 180 में से आ गए 150, ठीक है। इसके आए 149, तो ज़्यादा किसके आए, इसके आए, तो पहली रैंक इसको मिलेगी। लेकिन अगर इसके तब भी 150 आ गए हों, अब भाई पहले दोनों में बराबर आए, दूसरे में बराबर आ गए, अब क्या करेंगे, अब ये फिर डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जाएंगे, जो बूढ़ा होगा या फिर जिसकी एज ज़्यादा होगी उसको पहली प्रेफरेंस मिलेगी, है ना। अगर दोनों की डेट ऑफ बर्थ भी सेम हो गई, तो क्या बोलते हैं, उनका नाम देख लो फिर, इसका नाम ए से शुरू होता है, इसका बी से शुरू होता है, तो फर्स्ट रैंक इसकी, सेकंड रैंक इसकी, ये सिस्टम है ना। ये रिजोल्यूशन का एक उन्होंने सिस्टम डाला कि हाँ भाई ऐसे 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 हम कर सकते हैं। बाकी ये है कि अगर आप
गलत काम करते हुए पकड़े गए, चीटिंग करते हुए पकड़े गए या कुछ भी पढ़ते गए तो इतने इतने साल का आपको डिबार कर देंगे, इतने साल तक आप पेपर नहीं दे सकते हो ना। ये अलग अलग चीज़ें हैं, किसी करना भी नहीं तो पढ़ेंगे क्यों, ऐसा हमको नहीं करना है। ये सब यही है, डिस्क्वालीफाई कैसे होंगे, ये कुछ कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि 100 रुपये फ़ीस है, ठीक है। बाकी इनके लिए जो है एग्जेम्प्टेड है, एक एप्लीकेशन पर कैंडिडेट अलाउ है, बस सिर्फ आप एक ही बार फॉर्म भर सकते हो। ये नहीं आपने अपना फॉर्म 3-4 बार भर लिया और 3-4 बार पेपर दे दिया, ऐसा पॉसिबल नहीं है और ऐसा आप करोगे भी नहीं, और ऐसा आप अगर करोगे तो आप डिबार हो जाओगे, है ना। तो एक बार एक बंदे को एक ही एप्लीकेशन भरनी है। फ़ोटो जो है वो ढंग की लगी होनी चाहिए, अभी देखेंगे कैसी लगी होनी चाहिए। बाकी एक बात ध्यान रखना, एसएससी जो है कोई भी पोस्टल कम्युनिकेशन नहीं करता। पोस्टल मतलब आपके घर पे ये पोस्टमैन कुछ लेके नहीं आएगा, सब कुछ आपको ऑनलाइन चेक करना है, सब कुछ ऑनलाइन करना है। पोस्टल कुछ भी नहीं होगा, आपने पेपर दिया, रिजल्ट भी ऑनलाइन, आपको बार बार एसएससी की वेबसाइट पे जाना है ना, तभी आपको पता चलेगा कि आगे क्या हो रहा है। चलिए, ये हो गया हमारा ख़त्म नोटिफिकेशन। अब हम देखते हैं एनेक्स्चर्स। देखो, अगर आप फिजिकल लिमिटेशन कुछ प्रॉब्लम है फिजिकली है तो ये उसका एनेक्स्चर है, ये फॉर्मेट है, इसमें नाम वाम भर के साइन वाइन करा के स्टैंप लगा के लेके जाना है। ये अगर आपको स्क्राइब चाहिए, अलग से कोई आपके लिए टाइप करे, जो भी करे वो चाहिए, है ना। ये ऑनलाइन कैसे एप्लीकेशन भरनी है पूरा प्रोसीजर दे रखा है, इधर हर एक स्टेप बाय स्टेप दे रखा है, स्क्रीनशॉट भी लगा रखे, बहुत ही अच्छी तरीके से समझा रखे, तो आप इसको देखोगे तो समझ में आएगा आपको। ये भी वही है ना। ये भी ऑनलाइन एप्लीकेशन है, दो तरीके से। ये अब पेमेंट का है, पेमेंट कैसे करोगे सब कुछ इसमें बता रखा है, कैसे कैसे करना है। देखो साइन वाइन लगा रखे हैं, है ना, ये भर दिया। अभी ये फोटोग्राफ्स, ये फोटोग्राफ एक्सेप्टेबल है, ये वाली, सिर्फ ये एक्सेप्टेबल है ना। बाकी अगर ऐसे कुछ हुई, ये आपने ज़्यादा दिमाग लगाया तो कुछ भी नहीं चलेगा, उल्टी सीधी, ये ऐसे ऐसे ऐसे, चश्मे के साथ नहीं खींचनी, कोई भी चश्मे के साथ नहीं खींचनी, है ना, ठीक है। टोपी वोपी कुछ नहीं, में तरीका है। बाकी अनेक्शर्स हैं कि जैसे ये सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का किसको रिलैक्सेशन चाहिए, उसका फॉर्मेट ये है, इसी फॉर्मेट में होना चाहिए और इसी फॉर्मेट में लाने की कोशिश करना। एक्स सर्विसमैन का है, बहुत सारे एस टी एस सी का है, इसमें सारे आपको सर्टिफिकेट मिल जाएंगे, एनेक्शर्स मिल जाएंगे जो आपको सर्टिफिकेट लेके आने हैं। डिसेबिलिटी का है, बहुत सारे, है ना, सब है इसके अंदर। ठीक है, साइड आप चलते रहोगे आता रहेगा। हाँ, जो डेस्ट नहीं देना चाहते, मतलब जो कौन है, पीएच कैंडिडेट या ओएच कैंडिडेट जो भी है, तो उनके लिए ये फॉर्म है ना, उनको इस फॉर्म को भर के फिर लेके जाना है। ये फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं। देखो, अगर आप जो जितने भी थे इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर जो पोस्ट थी, अगर आप उनमें से किसी में भी ज्वाइन करते हो तो आपको ये स्टैंडर्ड फॉलो करने पड़ेंगे। आपकी हाइट इतनी होनी चाहिए, चेस्ट इतनी होनी चाहिए, ये सब फॉलो करने पड़ेंगे ना, ये सारे के सारे आपको फॉलो करने पड़ेंगे। आपको वॉकिंग करनी है 15 मिनट में 1.5 किलोमीटर, या 1600 मीटर साइकिलिंग करनी है आधे घंटे में, 330 मिनट्स में 8 किलोमीटर्स। मेडिकल भी है, फिजिकल भी, इनको पढ़ लेना आप। अगर आप इनको फॉलो नहीं करते हो, मान लो आपकी हाइट कितनी है, जैसे इसके अंदर हाइट दे रखी है 157.5, कम से कम इतनी हाइट होनी चाहिए, आपकी नहीं है, आपकी सिर्फ 156 है, तो आप इन पोस्ट को मत भरना, नहीं होगा, है ना। बट यहाँ पे रिलैक्सेशन है, आप गढ़वाली हो, असमी हो, गोरखा हो, या फिर कोई शेड्यूल ट्राइब्स में से आते हो, तो आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। कितना, 5 सेंटीमीटर, मतलब फिर आपकी हाइट हो जाएगी 152.5। इससे भी कम है तो फिर भूल जाओ, ठीक है। ये चीज़ें दे रखी है नीचे, बहुत सारे वो हैं रिलैक्सेशन, मतलब मेडिकल और फिजिकल में क्या क्या चीज़ें चाहिए आपको, सब कुछ दे रखा है नीचे, तो पढ़ लेना और फॉर्म भर लेना। इतना ही है बस, और कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा है। छोटे छोटे चेंज किए हैं। क्या चेंज किया है, टीयर 1, टीयर 1 जो है, कितने टीयर में है, सिर्फ 2 ही टीयर का पेपर है, 1 और 2, बस 2 बार पेपर देने जाना आपको। टीयर 1 क्वालिफाइंग नेचर हो गया, टीयर 2 के अंदर 3 पेपर हैं, 1, 2, 3। 2 और 3, 2 किसके लिए, जेएसओ के लिए है, 3 किसके लिए, डबल एओ के लिए है। 1 के अंदर फिर 3 सेक्शन है, 1, 2 एंड 3। तो 1 और 2 और 3 जो है ये क्वालिफाइंग नेचर है, और जो मार्क्स बनेंगे आपके ये 1 एंड 2 सेक्शन से ही बनेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट्स बस 4 ही सब्जेक्ट है हमारे पास, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स एंड जीके, और पेपर 1 एंड टीयर 1। पेपर 2 एंड पेपर 3 देते हो टीयर 2 का, तो इसके लिए अलग सब्जेक्ट है, बस इतना सही है। बहुत अच्छा इन्होंने इस बार चेंज किया है, मतलब अब ये क्यों किया है, क्योंकि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट अब लेने वाली है गवर्नमेंट हर ग्रेजुएशन लेवल के पेपर के लिए। अब हमको बार बार अलग अलग पेपर नहीं देना होगा, एक ही पेपर देना होगा, उसके हिसाब से फिर हम अगला पेपर देंगे, है ना।
वो नई एजुकेशन पॉलिसी के अंदर भी प्रपोज्ड है, तो उससे हम फेमिलियर हो जाएं इसलिए दिया है ना ऐसा। बहुत अच्छे अच्छे चेंज किए हैं। इस बार का पेपर इजी आएगा, ध्यान रखना, क्योंकि ये चेंजेस हैं, पहली बार हो रहे हैं। कौन सी बार हो रहे हैं? पहली बार। जब भी कोई चेंज पहली बार होता है, 2016 में पहली बार ऑनलाइन पेपर हुआ था, बहुत इजी था। फिर धीरे धीरे 2021 में अगर किसी ने दिया होगा तो उसको पता है कैसा है, ठीक है। तो इजी रहेगा, इसलिए थोड़ा ध्यान दो, मेहनत करो। पोस्ट बहुत ज़्यादा है, 20,000 पोस्ट हैं, पक्का सिलेक्शन होगा सबका। तो चलो फिर ख़त्म करते हैं इस वीडियो को, नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, देखेंगे नेक्स्ट वीडियो क्या है ना। तो आपको कोई भी दिक्कत हो कमेंट करना, या फिर टेलीग्राम पे मेरे चैनल को ज्वाइन करो और वहाँ पे अपनी क्वेरीज डालो, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन